तो लगातार तेज उतार चढ़ाव के बीच इस बीच मार्केट अभी भी 18,300 के इर्द गिर्द आके कामकाज कर रहा है और बैंक निफ्टी 43,500 और इंडेक्स छोड़ के अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक होंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। अर्निंग सीजन चल रहा है। अजय गुड मॉर्निंग, प्रियंका गुड मॉर्निंग। अजय, पहले आपसे समझना चाहें ग्लोबल मार्केट्स में इस समय क्या चीज़ नोटिस करने वाली है और इसका कितना इम्पैक्ट इंडिया में आके पड़ रहा है? गुड मॉर्निंग डिम्पी एंड प्रियंका। डिम्पी, नोटिस से याद आया, आपने वो लास्ट वाली प्लेट नोटिस की जो आज हम 8 बजे स्पेशल चलाने वाले हैं, सुपर फ्राइडे स्पेशल? मुझे लग रहा है आपने हाँ, जो आपने वो डीजल पर ड्रामा वाली बात बताई है। नहीं, आपने नोटिस नहीं की, क्योंकि आज आप चश्मा नहीं पहन रहे 2 दिन से। लग रहा है आपने गुस्से में अपना चश्मा पटक दिया, कोई आपका चार्ट पैटर्न नहीं बन पाया जैसा आपने सोचा था। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 बजे फ्राइडे को मेरी जेब में एक्चुअली मैं डालना ही भूल गया। ये है मेरे पास, देखिए। ध्यान कहाँ है आजकल आपका। 8 बजे फ्राइडे को हम एक लगाने वाले हैं शो जिसका नाम है वसीहत स्पेशल, जो आप करोड़ों अरबों रुपए अपने वसीहत में छोड़ के जाने वाले हैं ना। और आप हमारे सारे व्यूअर्स जो देख के यहाँ पे 18 और स्वदेश पे अपने पोर्टफोलियोज लाखों करोड़ों रुपए के बना रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये। और वसीहत स्पेशल जो है 8 बजे शाम को कराएंगे। ये इन्वेस्टर्स के लिए ज़रूरी है और सबके लिए ज़रूरी है। एक मजबूत विल अपने सारे एसेट्स की जानकारी अपने वारिसों को देने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं ज़रूर देखूंगा, अपने व्यूअर्स को भी कहूँगा, क्योंकि अगर आप देखें ना प्रियंका, देश भर में इतना लिटिगेशन है, इतना कुछ हो रहा है, एसेट्स अनडिवाइडेड रह जाते हैं। ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है। 8 बजे कैसे बनाएं वसीहत। एनीवेज, आगे चलते हैं और बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। डिम्पी अब सीरियस हो गए, चश्मा वगैरह पहन लिया है, तो अब सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे। देखिए डिम्पी, अगर आप देखें 4 दिन से हम भी अटक गए, ग्लोबल मार्केट भी अटक गए। कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े गिरावट नहीं कहूँगा मैं, लेकिन एक टॉपिंग आउट, मीडियम टर्म में एक टॉपिंग आउट पैटर्न आपको यूएस मार्केट में भी नज़र आ रहा है। अगर आप चार्ट्स दिखा सकें, 4 दिन से नरम क्लोजिंग हो रही है और ऐसी कोई बहुत बड़ी बैड न्यूज़ आई नहीं है अभी तक, लेकिन बाजार कुछ भांप रहा है। इन्फ्लेशन डेटा एक्सपेक्टेड लाइन पे नरम हो क्या है, कोई रैली नहीं आई बहुत बड़ी। इनफैक्ट अगर आप हालांकि अभी तक ये देखिए एक टॉपिंग आउट से रेजिस्टेंस में, एक रेजिस्टेंस जोन पे आता हुआ नजर आता है। ये तो चार्ट्स की बात हो गई। और अगर आप ग्लोबल क्यूज को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि बड़े बड़े दिग्गज फाइनेंशियल मार्केट के आप डेट सीलिंग के मामले को और जोर से बोल रहे हैं। इनफैक्ट आपको पता है कि जेमी डायमंड जो हैं, उन्होंने अपनी कंपनी में एक वॉर रूम बना लिया जो रोज एक बार मिलते हैं। मई एंड तक वो हर हफ्ते मिलना शुरू कर देंगे। वॉर रूम होता है जैसे हम लोग भी अपने बजट के आसपास बनाते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये देखिए इंडेक्स जो है ना 102 के पास आ गई है, डॉलर इंडेक्स 101 पे आ गई थी ये। अब फिर वो कह रहे हैं जून जाते जाते एकदम रोज मिलेंगे, हफ्ते दिन में 2 बार मिलेंगे, 3 बार मिलेंगे। तो इशू है ये डेट सीलिंग का मामला लोगों को नर्वस कर रहा है। इसी के चक्कर में आपको यूएस मार्केट में टॉपिंग आउट पैटर्न मिल रहा है। और मुद्दे की बात यह है, दूसरी बात, रीजनल बैंक से अभी पैसा निकल रहा है। हमें लगता था शायद कि रीजनल बैंक्स जो है का मामला सुलट गया, अभी लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस है वहां पर, अभी भी डिपॉजिट्स निकल रहे हैं, लोग पैसा निकाल रहे हैं। तो ये भी मामला पूरी तरह से सेटल नहीं हुआ है अभी। लेकिन हमारे साथ एक ग्लोबल गेस्ट अब जुड़ेंगे बात करने के लिए, अनुराग सिंह, या कोई हम एक ग्लोबल वॉइस लेके आएंगे ये समझने के लिए कि ये हमारे लिए क्या दिक्कत बन सकती है। ग्लोबल मार्केट में शॉर्ट टर्म में अगर आप समझिए तो पैसा अभी भी निकल रहा है, डिपॉजिट्स निकल रहे हैं रीजनल बैंक से, मामला पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस अभी भी है। और जो डेट सीलिंग है यूएस की, उसने लोगों को परेशान किया हुआ है, यहाँ तक कि नरम होता हुआ इन्फ्लेशन भी बाजार को खुश नहीं कर सका। तो इसके ऊपर आप नजर रखिए। ऑलराइट, ठीक है। बड़े कंसर्न्स हैं बाजार में। जिस मोमेंट का इंतजार बाजार कर रहा था उस पर एक बड़ी रैली नहीं आ पा रही है, क्योंकि अब बाजार ने गोल पोस्ट चेंज कर लिया है, कहीं और देख रहा है। ठीक है, हम ग्लोबल मार्केट्स को और डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार इंडियन मार्केट्स के बड़े सेटअप देख लेते हैं कि आज कौन सी बड़ी चीजें जो आपको नजर में रखनी है। 4 बड़े ट्रिगर्स क्या हैं। एक तो हमने यूएस मार्केट से डिस्कस किया, मिक्स क्यूज है, नैस्डैक चला है लेकिन डाउ देखिए दबाव में है। यहाँ पर जो नंबर्स आ रहे हैं, आयशर मोटर्स के नंबर अच्छा है, एशियन पेंट्स के नंबर अच्छा है, इनफैक्ट सीमेंस के भी नंबर्स अच्छे हैं। इनमें कहाँ क्या फॉलो ट्रेड बनते हैं, ऑलरेडी ये स्टॉक्स चल चुके थे, लेकिन किस तरह का रब ऑफ पूरे स्पेस में बनेगा।
साथ ही अब जो आने वाले नंबर्स हैं, टाटा मोटर्स के नंबर्स हैं, ऑलरेडी अच्छी खासी मूव आ गई है, क्या अब भी खरीदना चाहिए लेवल्स पर? सिप्ला बहुत फ्लैट था, कोई डायरेक्शन ही नहीं थी कल नंबर्स से पहले। और साथ ही MSCI इंडेक्स में जो बदलाव होने वाले हैं उनसे कौन कौन से स्टॉक्स पे इंपैक्ट करने वाला है। और यस, हमारे यहाँ पर भी अब CPI का नंबर आने वाला है। सो जब हमने इन्फ्लेशन को कूल ऑफ इंटरनेशनल US मार्केट्स में देखा, तो क्या RBI का भी आगे का स्टेप कैसा हो सकता है, वो आज की CPI फिगर भी बहुत हद तक डिसाइड करने में क्रूशल होगी। सो ये तो रहे 4 बड़े ट्रिगर्स। एक बार अब डोमेस्टिक मार्केट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि स्ट्रेट 11th सेशन में आपको FIs की बाइंग देखने को मिली है। अच्छा, सेंटिमेंट तो स्ट्रॉन्ग वाकई है, बुल्स की स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, लेकिन ये तो एक माइनर हर्डल था, एक रेजिस्टेंस थी कि बाजार कल क्रॉस नहीं कर पाया। देखिए, पर बैंक्स थोड़े वापस आते हुए दिखे, एटलीस्ट फ्लैट थे। मैं आपको एक डिफरेंशिएटेड ओपिनियन देता हूँ कि ये बात तो तय है कि 18,300 और 18,400 के बीच में हमें थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है निफ्टी में। लेकिन खुशखबरी देखिए आपने कि मजबूत डोमेस्टिक फ्लोज अभी तक हैं। जी हाँ, 11 दिन से FIs तो लगातार खरीद ही रहे, लेकिन अगर आप देखें तो SIP फ्लोज कल आए। हाँ, कल शाम को करीब 14,000 17,700 के आसपास अभी है डेटा, अगर आप दिखा सके। आप ये कह सकते हैं कि 2 महीने में थोड़ा नरम हुए, 400 500 600 करोड़ नरम हुआ है 2 महीने। 14,300 वाला 13,700 आया। लेकिन करीब 14,000 करोड़ का अभी फ्लो मजबूत है। ये बाजार को सपोर्ट कर रहा है, पहली बात। दूसरा, सबसे ज्यादा पैसा अभी मिड कैप स्मॉल कैप में जा रहा है, बिल्कुल दोनों तरफ से। एक तो मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स में SIPs हो रही हैं, म्यूचुअल फंड का पैसा भी जा रहा है। दूसरा, इवन FIs जरूरी नहीं है लार्ज कैप खरीद रहे हैं। FIs ने, हमने आपको भी एक हफ्ता पहले ही एक लिस्ट दिखाई थी 20 ऐसे कंपनी की FIs ने दबा के बाइंग की है मिड कैप स्मॉल कैप में। और अगर आप 4-5 दिन के बाजार देखें, निफ्टी भले ही रेजिस्टेंस पा रहा है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन लगातार इतना स्ट्रांग है, ये दिखा रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप में फ्लोज मजबूत है। राइट, एक पॉइंट। दूसरा, ये जो डेट सीलिंग का मामला है, ये जब तक ये अगर बहुत आवाज बढ़ने लगी और ग्लोबल मार्केट में प्रेशर बहुत आने लगा, तो ये रेजिस्टेंस और मजबूत हो जाएगा। इसको क्रॉस करना मीडियम टर्म में दिक्कत हो सकती है। तो जी हाँ, बाय ऑन डिप चल तो रही है, अभी 4 दिन से तो चल रही है, लेकिन कल हम बैंक निफ्टी में थोड़ा ऑफ लोज बंद हुए, बट निफ्टी में दबाव आया और 2 स्टॉक्स की वजह से खास तौर पर दबाव आया। करेक्ट। एक आपको आया दबाव LNT की वजह से, दूसरा दबाव आया डॉक्टर रेड्डीज की वजह से। और इन दोनों स्टॉक्स के भी अगर आप इंट्राडे चार्ट देखें तो दिक्कत वाली बात ये दिखी कि कोई भी स्टॉक ने इंट्राडे रिकवरी अटेम्प्ट नहीं करी। तो अगर कोई रिकवरी अटेम्प्ट करता तो शायद साइन दिखता। तो आज फॉलोअप में ध्यान देना होगा। लेकिन ओवरऑल बाजार में अगर आप देखें, रिजल्ट्स अब खत्म हो रहे हैं। कल एशियन पेंट के नतीजे बहुत अच्छे आए, कमेंट्री बहुत अच्छी आई मार्जिन को लेके। सीमेंस की कमेंट्री बहुत अच्छी थी, नतीजे तो थे ही अच्छे। और आयशर, लेकिन आयशर में बाजार बहुत एक्साइटेड नहीं है क्योंकि वहाँ की प्रोडक्ट मिक्स का मामला है। तो मुझे लग रहा है अब आपकी अर्निंग सीजन हो रही है खत्म। US में डेट सीलिंग वाला मामला तूल पकड़ रहा है जिसे कहते हैं, और यहाँ एक रेजिस्टेंस है। तो पॉइंट ये है, स्टॉप लॉस के साथ काम करें। बाजार ऊपरी रेंज पे है, तो अगर आपको बहुत अर्ज हो रही है ट्रेडिंग की, करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करिए। थोड़ी मुनाफा वसूली करते चलें, उसमें कोई बुराई नहीं है। हम ऑलरेडी खिंचे हुए हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लेकिन FNO मार्केट में क्या हो रहा है, कौन से लेवल्स पे काम हो रहा है, ये हम जानेंगे डिम्पी से। गुड मॉर्निंग डिम्पी। गुड मॉर्निंग अजय। अगर आप वैसे F&O के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं निफ्टी को, तो इस समय करीब 2-2 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है निफ्टी पर। इसका मतलब है कि निफ्टी थोड़ा हैवी है और कल 2 कंपोनेंट ने निफ्टी को बढ़ने नहीं दिया और मार्केट के सेंटीमेंट को भी थोड़ा बहुत खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो 5% का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन है, ये वही सूचक है। भले आपके 2 शेयर्स थे, लेकिन 2 शेयर ने भी मार्केट को थोड़ा डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। खैर कोई बात नहीं, अभी हमने क्रिटिकल सपोर्ट्स को नहीं तोड़े और सपोर्ट है 18,100 18,000। जब तक वो ब्रेक नहीं होती तब तक चिंता की बात नहीं है। लेकिन चिंता के बाद इस चीज़ की जरूर रहेगी कि 350-400 वाली रेंज में मार्केट पार नहीं कर पा रहे। जो आप रेजिस्टेंस सपोर्ट देख पा रहे हैं, ये उसी के अंदर है। आते हैं बैंक निफ्टी पर, यहाँ पे 7% का एडिशन हुआ है। कल थोड़ी बहुत खरीदारी बैंक निफ्टी में वापस से हुई है क्योंकि बैंक निफ्टी हल्का है। उसके पास जो ओपन इंटरेस्ट का एडिशन है वो सिर्फ 92,000 शेयर्स का ही है, कॉन्ट्रैक्ट्स का ही है। तो इसलिए ये मूवमेंट देगा। आपको एकदम ऐसा लगेगा कि बैंक निफ्टी सब कुछ तोड़ ताड़ के ऊपर जा रहा है और 1 मिनट के लिए ऐसा लगेगा कि बैंक निफ्टी बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। ध्यान रखिएगा, जिस दिन भी बैंक निफ्टी टूटेगा तो कम से कम 500 पॉइंट तो लेगा ही लेगा। आपने लास्ट 1-2 सेशन में भी देखा था जब क्रैक आए थे। इसलिए बैंक निफ्टी वॉलेटाइल रहेगा। रेंज बड़ी है, ऊपर आप देखेंगे तो 43,800 और नीचे जाएंगे तो 43,000। 800 पॉइंट का स्विंग के
लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। आते हैं विक्स पे और पीसीआर पे। पुट कॉल रेशियो करीब करीब 1 के आसपास है। ना बुल्स भारी हैं, ना इस समय बियर्स हावी हैं, तो इसलिए उनके दोनों के बीच में टसल चल रहा है। देखते हैं अभी आगे दिनों में कौन जीतता है, और मेरे को लगता है आज का सेशन ऐसे ही निकल जाएगा। आते हैं इंडिया विक्स पे। 3% के आसपास का इंडिया विक्स थोड़ा बढ़ा हुआ है, लेकिन ये ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। ये सब डेंजर जोन इसका शुरू होगा 14.5-15 के आसपास। टेल 13.5 तक कोई मतलब नहीं, कुछ खास बड़ा मूवमेंट नहीं करेगा, थोड़ा बहुत रेंज में रखेगा आपको। आते हैं एफआईज के कामकाज पे। 4,000 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई है इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर। ज़्यादातर सेगमेंट्स अगर आप देखेंगे तो म्यूटेड थे, और इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर सेकंड डे सेलिंग हुई है, इसलिए आपके रेजिस्टेंस और पक्के हो गए हैं। ये 18,400 को पार करने में थोड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे। कल रिटेल ने क्या किया, कल फ्यूचर्स उन्होंने खरीदे हैं। एफआईज ने क्या किया, कल फ्यूचर्स उन्होंने बेचे हैं। तो एफआईज ने कल फ्यूचर्स थोड़ा बहुत बेचा है। नेट में उनकी पोजीशंस कितनी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। नेट में वो लॉन्ग पोजीशंस रखते हैं 47%, ये 48 से एक नॉच कम हुआ है 47, और रिटेल की पोजीशंस थोड़ी बड़ी है, 48% से 50% के आसपास आ गए हैं। ऑप्शंस का डाटा देख के वैसा लगता है कि मार्केट चर्न करेगा और रेंज में रखेगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को तोड़ने की जल्दबाजी फिलहाल नहीं है। 4 शेयर एफ एंड बैन में है, भेल, कैनरा बैंक, मन्नापुरम और पीएनबी। ठीक है, ये बात हो गई आपकी एफएनओ की, लेकिन आगे चलते हैं। कपिल शाह और संतोष मीना हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चार्ट्स पे क्या मामला बन रहा है, किस तरह की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हैं। कपिल एमके से और संतोष तो हमारे घर के हैं, और प्यारी सी मुस्कुराहट से आपके दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन कपिल भी जल्दी ही हमारे घर के बन जाएंगे, क्योंकि अभी वो नए नए आना शुरू हैं, लेकिन हम उनसे काफ़ी ऑफन बात करेंगे। कपिल, गुड मॉर्निंग, आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, शाम के तो एक कपिल हैं जो बहुत फेवरेट हैं, पूरे देश भर के व्यूअर जो हैं शाम में वहाँ बिजी रहते हैं। मैं कपिल शर्मा की बात कर रहा हूँ, लेकिन सुबह कपिल आप बन जाइए। अब ये बताइए कि कहाँ पर ट्रेड बन रहा है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मुनाफा वसूली का मूड, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं, क्या कहते हैं चार्ट्स? फाइन। निफ्टी के चार्ट अभी हम देखते हैं तो पिछले, जैसे कि आपने भी बताया कि एक अच्छा सा अपमूव हमें देखने मिला था। लेट्स से कि ये जो अपसाइड मोमेंटम है 7 से 8 दिनों से काफी लगातार अच्छी अपसाइड मोमेंटम देखने मिली हुई थी। 17,600 से मार्केट 17,400 तक कैसे पहुंचा, इट वाज वेरी स्मूथ फ्लो जैसे हमने देखा हुआ था ऊपर की ओर में। लेकिन पिछले 3 से 4 दिनों के ट्रेडिंग सेशन में हम थोड़ा सा इनडेसिसिवनेस देख रहे हैं कि मार्केट में इंट्राडे वोलेटिलिटी काफी ज्यादा देखने मिल रही है, लेकिन डे ऑन डे की जो क्लोजिंग होती है वो काफी फ्लेक्सी हमें देखने मिलती है। तो यानी 3 से 4 दिन मार्केट का कारोबार काफी सुस्त रहा हुआ है, लेकिन अंडरलाइन टोन अभी भी मार्केट का पॉजिटिव है। जो हायर हाई और हायर लो के सीक्वेंस हम डेली चार्ट पे देखते हैं वो कंटिन्यूअसली बरकरार है। अभी मार्केट ऑफ कोर्स एक एक्सटेंडेड हो गया है। नियर टर्म जो एक स्टिफ रेजिस्टेंस हम मार्केट के लिए देख रहे हैं वो 18, और उसके बाद का जो पड़ाव मार्केट के लिए आता है वो 18,650 के लेवल्स के आते हैं, तो वो काफी स्टिफ रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेंड अगर मार्केट का हम देखते हैं, अंडरलाइन के स्टॉक्स के कुछ स्पेसिफिक मोमेंटम देखते हैं, तो ये एक स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है जहां पे भले ही एक ब्रॉडर मार्केट में हमें काफी मोमेंटम नहीं देखने मिल रही है, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक स्पेसिफिकली काफी अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। तो मार्केट का रुझान इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेंड में मानता हूं कि 18,170 के ऊपर जब तक होल्ड करता है तब तक पॉजिटिव रहेगा। दैट इज अ वेरी शॉर्ट टर्म। और थोड़ा सा और व्यू को एक्सटेंड करते हैं तो 18,050 तक या फिर 18,000 का लेवल तक मार्केट का मीडियम टर्म आउटलुक पॉजिटिव में है। ऊपर में 18,450 एक रेशियंस लेवल है, उसके बाद में 18,650 एक रेशियंस है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा स्क्यूड है अभी, लेकिन पॉजिटिव स्ट्रक्चर मार्केट का अभी भी बना रहा है निफ्टी में। ओके, चलिए, पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, बट शायद थोड़ी सावधानी आपको अपने स्टॉप लॉस में, अपने ट्रेडिंग स्टाइल में इस समय डालनी चाहिए। रेजिस्टेंस है, ग्लोबल मैटर के ऊपर बड़ा मामला बन सकता है, बट वो क्या है ग्लोबल बात, उसे कैसे आपको लेना चाहिए, और वो है डेट सीलिंग। ये डेट सीलिंग क्या चीज़ है? यूएस डेट सीलिंग से क्यों हमें एक ट्रेडर इन्वेस्टर को सावधान रहना चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। अनुराग सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सारे ग्लोबल मैक्रोज और बाजार के मामले में हमेशा मार्गदर्शन करते हैं हमारे व्यूअर्स का। गुड मॉर्निंग अनुराग। अनुराग, ये डेट सीलिंग की बात बड़ी बड़ी निकल के आ रही है, अगर आप थोड़ा साधारण भाषा में समझाइए डेट सीलिंग क्या चीज़ है और इंडियन ट्रेडर को क्यों सावधान रहना चाहिए। हालांकि जेमी डायमंड जैसे बड़े बैंकर, ग्लोबल बैंकर भी काफ़ी सावधानी की गुहार लगा रहे हैं। करेक्ट। अजय, गुड मॉर्निंग आपको, टीम को, और आप इतना सम्मान देते हैं अजय, मतलब हम भी सीखते ही हैं मार्केट से और सबसे और आपसे भी। अब अजय, एक देखिए, डेट सीलिंग सिंपली क्या है कि जैसे भारतीय गवर्नमेंट कुछ भी स्पेंड करती है तो हर साल एक बजट लाती है, तो उसमें गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है कितनी बोरोइंग है। वहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि गवर्नमेंट कितना बोरो कर सकती है, ना स्टेट गवर्नमेंट पे ना सेंट्रल गवर्नमेंट पे।
बट गवर्नमेंट खुद अपने आप को मॉडरेटेड रखती है। लेकिन यूएस में एक उनके कॉन्स्टिट्यूशन में एक रिस्ट्रिक्शन है कि कांग्रेस के थ्रू पास होना चाहिए जब भी डेट एक लिमिट से ऊपर बढ़ जाता है। सो अगर आपने पुराना डेट जो है कंट्री का वो स्पेंड कर लिया है, जो अभी 32 ट्रिलियन के आसपास है, विच इज अबाउट 120% ऑफ 125% ऑफ द करंट जीडीपी, अगर उससे ऊपर गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जाता है तो वो आपको उसका लेवल बढ़ाना होता है। तो बेसिकली इट्स लाइक अगर आपने वो पैसा खर्च कर लिया है तो आप लिमिट को और बढ़ाइए ताकि आप और खर्च कर सकें, या तो खर्चे कम कीजिए। अब खर्चे तो सरकार एटलीस्ट ये रिपब्लिकन सरकार तो बजट प्लान भी कर ले, लेकिन खर्चे तो डेमोक्रेट्स दे डोंट वांट टू स्पेंड लेस। तो वो लिमिट अभी जून में आ रही है कि जब बजट विल बी ओवर एंड द गवर्नमेंट कांट स्पेंड एनीथिंग, सो कोई प्रोग्राम्स जो इनके गवर्नमेंट के चलते हैं या गवर्नमेंट की सैलरीज है, द एंटायर गवर्नमेंट सिस्टम कैन शट डाउन अगर वो लिमिट नहीं बढ़ी। मोर इम्पोर्टेंटली द यूएस ट्रेजरी बॉन्ड विल हैव a rating reviewed, so credit agencies will say that now it's no longer a AAA bond and इसकी रेटिंग हमें गिरानी पड़ेगी। ये 2011 में हुआ था जब इसी कश्मकश में ये नेगोशिएशन नहीं हो पाया था, डेट सीलिंग नहीं पड़ी थी, और वो फेमस पॉइंट हमें ध्यान है कि मूडीज ने उसकी रेटिंग्स गिरा दी थी। अब यूएस गवर्नमेंट ट्रेजरी बॉन्ड विच इज लाइक अ रिस्क फ्री बॉन्ड फॉर द वर्ल्ड, अगर उसकी क्रेडिट रेटिंग गिर जाती है तो फिर तो सभी की बुक्स पे रेड लाइन आ जाती है अजय। तो ये कुल मिलाकर ये है, ये इसलिए इतना बड़ा इवेंट है। अगर ना हो तो नॉन इवेंट है, बट अगर कांग्रेस डिवाइडेड है और नेगोशिएशंस ठीक नहीं जा रहे हैं तो फिर ये बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है। सो इट्स अ सीरियस रिस्क अजय। क्विकली अगर अनुराग ये बताते जाएं कि इस मैटर को जून पे, जैसे कि जेमी डायमंड ने भी कहा, जून तक जो है ये ध्यान रखना पड़ेगा, कितना डाउनसाइड बन सकता है वर्स्ट केस में? तो डाउनसाइड मार्केट्स नहीं तो अजय ये तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। अच्छा, अगर हम पिछला बार भी देखें तो 2011 में भी मार्केट ने आई थिंक एक मोटा नंबर ध्यान आ रहा है कि वो S&P उस समय 1300 के आसपास में था, और आई थिंक करीब उसने 10 से 15% का करेक्शन ले लिया था लास्ट टाइम। बट आई थिंक दर्शक दोबारा जाके उसको चेक कर लें, मुझे ब्रॉड नंबर ध्यान आ रहा है, बट आई थिंक वी कैन इजीली एक्सपेक्ट 10 से 15% का करेक्शन। और अजय अगर इसमें थोड़ा और ऐड कर सकें, देखिए 2011 में भी क्या हुआ था ना कि आपका कांग्रेस ओबामा गवर्नमेंट बनी थी 2008 में, उसके बाद 2010 तक उनके पास कांग्रेस थी। 2010 में वो कांग्रेस में मेजॉरिटी हार गए थे रिपब्लिकन्स को, और वहां पर फिर वो टसल शुरू हो जाता है कि प्रेसिडेंट डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिकन के पास कांग्रेस है, जो अभी फिर से है। तो और उस समय भी नेशन बड़ा डिवाइडेड था, और उसके बाद से और डिवीजन बढ़ रहा है। तो अभी ये कॉन्स्टेंटली रिपब्लिकन्स, और मैं भी कह रहा हूं कि देखिए आपको खर्चे कम करने हैं, लेकिन बाइडेन को अगेन दोबारा से इलेक्शन फेस करना है, तो वो खर्चे कम नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये टसल होगी, और आई थिंक जो नजरिया दिख रहा है ना बाइडेन साहब का, वो अपने आप को बिजी दिखा रहे हैं और वो नेगोशिएट कम कर रहे हैं। एंड मोस्टली उन्होंने ये राग लगाया हुआ है कि देखिए ये नॉन नेगोशिएबल है, इसको क्लीन सीलिंग हमें रेस चाहिए, जो क्लीन कोई भी नहीं करता है। तो आई थिंक अगर नेगोशिएशन कहीं ब्रेक होने के चांस है तो इस बार सीरियस खतरा है। लोग कहते हैं कि वो 2011 वाली सिचुएशन अभी फिर से वहां पर है, क्योंकि दोनों साइड्स की आपस में बन नहीं रही है अजय, और इसमें सबका नुकसान हो सकता है। ये टेम्परेरी होगा, आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि ये अगर डिफॉल्ट हो गया तो फिर ये दोबारा आएगा ही नहीं। ऑफ कोर्स वो महीना 10 दिन में 15 दिन में निकाल लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे उसको, या 1 महीने में रिजॉल्व कर लेंगे, या उससे कम में, लेकिन तब तक मार्केट में जो ब्लड बात हो जाएगा अजय, वो उसके लिए कोई रेडी नहीं है। बिल्कुल अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समझाने के लिए। वेल एक और बात बताना जरूरी है अपने व्यूअर्स को कि हिस्टोरिकली मैनेज हो जाती है बात। पहले शोर मचता है बहुत ज्यादा, और धीरे धीरे जैसे जैसे करीब आते जाते हैं, पॉलिसी मेकर्स, मार्केट मैन, सीनियर लोग सब साथ में बैठ के तरीका निकाल लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं और हम बातचीत बाजार की आगे लेके चलते हैं। हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग निकुंज। एक तरफ एफआईआई बाइंग जारी है, लेकिन क्या आपको एक सेंस आ रहा है कि हम एक रेजिस्टेंस जोन में, एक एयर पॉकेट में आ गए हैं जिसे कहते हैं? अजय, एक तरफा तो मार्केट नहीं चल सकता है, और एक तरफा मार्केट चलता है तो गड़बड़ है। तो एक तरफा मार्केट नहीं चलना चाहिए, और अच्छा मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। और इस हफ्ते क्या कंसोलिडेट कर रहा है, अगर वीकली चेंज अगर आप देखें तो अब 18,000 के ऊपर आप टिके हैं। 1500 पॉइंट की रैली आपने रफली निफ्टी में देखी, उसके बाद कोई बहुत बड़ा ग्लोबल सपोर्ट नहीं मिला, उसके बावजूद भी आप ऊपर, जो बायस आपका है, बायस आपका पॉजिटिव है। पिछले 10 दिन में आप देखिए हर डिक्लाइन पे मार्केट बढ़ ही रहा है। और एयर पॉकेट की बात किया, 15-20 पॉइंट अगर निफ्टी ऊपर नीचे होता है, कल कितना नीचे निफ्टी बंद हुआ है?
फ्लैट बंद हुआ फ्लैट actually। बंद हुआ। तो 1500 पॉइंट के गेन के बाद जहाँ ग्लोबल क्यूज का इतने स्ट्रॉन्ग और सपोर्टिव नहीं थे, डाउ भी नीचे था, हमें पता था यूएस डेट सीलिंग को लेकर के पूरे दुनिया के अंदर हाई हाई इस समय मची हुई है, सब बात कर रहे हैं कि मार्केट एकदम तहस नहस हो जाएगा, जिमी डायमंड साहब हो ये हो। उसके बावजूद मेरे को लग रहा है इंडियन मार्केट काफी टिका हुआ है। अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों के अंदर हम स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर और रैली देखेंगे। मुझे लगता है कि जो मार्केट रैली है करीब करीब 70 से 75% ऊपर हो, ये जो लेग ऑफ रैली है शॉर्ट टर्म वाली, ये 70 से 75% ऊपर हो चुकी है। मगर जो आखिरी 25% आता है वो मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में आता है। पहले निफ्टी चलता है, फिर बैंक निफ्टी या निफ्टी, दो में से एक इंस्ट्रूमेंट चलेगा। फिर आप देखेंगे कि क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स चलते हैं, फिर आप देखेंगे वीक बट वेल नोन मिड कैप स्टॉक चलते हैं, फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स में रैली आती है, फिर आता है फ्रॉथ। तो अभी उस स्टेज पे हम नहीं आए हैं, वो साइकिल पूरी होगी, ये एक कायदा है, उम्र है जी। मार्केट एक पैटर्न फॉलो करता है। तो आई थिंक दैट 15-20% दैट लास्ट हो रहा, जैसे हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं, द लास्ट हो रहा इन द स्मॉल इन द मिड कैप स्टॉक्स इज नॉट डन। ये जब होता है जब निफ्टी कंसोलिडेशन के स्टेज में आता है, जब आपको लिक्विडिटी को लेकर कॉन्फिडेंस आता है। अब सब एक प्रकार से कन्विंस्ड हो चुके हैं, देर आए दुरुस्त आए। हमारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फ्रेंड्स थे जो देर आए दुरुस्त आए मगर आ गए हैं। और जब आते हैं तो मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि जब ये मार्केट की साइकोलॉजी है, शायद ये एक रिसेंसी बायस हम जैसे बोलते हैं होता है। रिसेंसी बायस ये जी, जब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं हम खुश नहीं होते हैं, जब फॉरेन इन्वेस्ट करते हैं बड़े खुश होते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। सीरियसली 2021 में उन्होंने बड़ा इन्वेस्ट करा, 2022 में उन्होंने 2022 में चिंता का विषय क्या था, फॉरेन इन्वेस्टर बेच रहा है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर खरीद रहा है। चिंता का विषय 2023 में चिंता का विषय क्या है, कुछ खुशी के कारण क्या है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कम खरीद रहे हैं मगर एफआई ज़्यादा ले रहे हैं। तो रिसेंसी बायस है कि एफआई नो इट ऑल, ऐसा कुछ नहीं होता है। राइट लेकिन निकुंज, जब कौन से सेक्टर्स पर नजर रखें, क्योंकि नंबर्स जो आ रहे हैं इनमें से किसी के नंबर्स को आपने एनालाइज किया? एशियन मोटो, एशियन पेंट्स की अच्छी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री थी, सीमेंट्स के नंबर्स अच्छे आए, वहाँ भी अच्छे कमेंट्स थे। कोई स्पेसिफिक सेक्टर जो आप इस वक्त वॉच कर रहे हो? मैं पेंट कंपनीज के नतीजे देख रहा था, भले एशियन पेंट्स हो या फिर कंसाई नेरोलैक हो, वहाँ नतीजे अच्छे आए हैं। और इस सेक्टर में नतीजे अच्छे आए हैं जब हम बात कर रहे थे कि स्लो डाउन आ रहा है और बेस इफेक्ट की वजह से इन कंपनीज के अंदर जो है रूरल इकॉनमी, बेस इफेक्ट की वजह से इनके अंदर ग्रोथ नहीं आएगी। 3 से 4% ग्रोथ अगर एशियन पेंट्स जैसी कंपनी देती है तो आपको सीधा पता लग रहा है कि जो कंजम्पशन की स्लो डाउन की हम बात कर रहे हैं वो यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, वो पॉकेट्स में है। देखिए कंजम्पशन इस समय जो स्लो डाउन हो रहा है यूनिवर्सली नहीं हो रहा है, कुछ पॉकेट्स में भी आपको हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। फिर इंडियन होटल्स, उस कंपनी को मैं एडमिट करूंगा काफ़ी क्लोजली ट्रैक करता हूँ। एनालिस्ट मीटिंग थी, उस एनालिस्ट मीटिंग में नया कुछ नहीं आया, तो मुझे नहीं लगता उस एनालिस्ट मीटिंग के बाद स्टॉक के अंदर कुछ बड़ा उछाल आना चाहिए। वो बिजनेस अच्छा है, अच्छा रहेगा। मगर कमाल की बात यह है कि मैं 2 दिन पहले देख रहा था एयरबीएनबी का स्टॉक 15% गिर गया, ऑलरेडी पीक आउट हो गया। एयरबीएनबी का स्टॉक 15% गिर चुका है। 2018 में एयरबीएनबी की जो मार्केट कैप थी वो मैरियट होटल से ज़्यादा हो गई थी। करेक्ट, याद है मुझे। ठीक है, सबको एसेट लाइट मॉडल में जाना था। उसके बाद किसी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करा, ये मेरी पर्सनल राय है। सबको लगा एसेट लाइट मॉडल इज द वे टू गो। उस समय उबर क्रिएट हो रही थी, उस समय एयरबीएनबी क्रिएट हो रहा था, इनोवेशन डिस्ट्रप्शन की हम बातें कर रहे थे, नए वर्ल्ड ऑर्डर की बातें कर रहे थे। किसी ने भी ग्लोबली होटल स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करा। मगर आज आप देखिए डिमांड आ रही है। होटल इज ऑल्सो कम्फर्ट एंड एन एक्सपीरियंस, इट इज नॉट गोइंग इन समबडीज हाउस एंड स्टेइंग देयर। एयरबीएनबी के अंदर जो डिक्लाइन आया है वह ट्रेडिशनल होटल स्टॉक्स के को बता रहा है कि कैसे चक्र बदल चुका है। तो मैं थॉट एक सीट कर रहा हूँ कि एयरबीएनबी की मार्केट कैप एक ज़माने में 2018 में आप शायद देखेंगे गूगल करके मैरियट होटल से ज़्यादा हो गई। मुझे याद है वो समय एकदम। और हम बोलते थे ये क्या है, एक होटल चेन जो 1.5 से 2 लाख रूम मैनेज करता है, उसकी मार्केट कैप एयरबीएनबी से कैसे कम हो सकती है। सबने बोला जी नया वर्ल्ड ऑर्डर है ये, सब एसेट लाइट जा रहे हैं, फेसबुक बन रही है। करेक्ट, बिल्कुल सही आपने कहा। अभी अब वहाँ से तो खैर अगर आप टॉप देखें 2019 का जो टॉप था $200 का भाव था, इस समय $100 111। कल मुझे खास बात तो इनकी कमेंट्री में एक चीज़ ने कही प्रियंका, उन्होंने कहा कि अभी भी डिमांड होटल रूम की 10 से 11-12% तक ग्रो कर रही है और सप्लाई 4 से 5%, यानी गैप है। किसी ने इन्वेस्ट ही नहीं करा ना अजय। देखिए क्या होता है कि समझदारी उसमें होती है जब डाउनटर्न आता है हम निवेश करें। मगर जब एक वर्ल्ड ऑर्डर पी हो, लिक्विडिटी हो या फिर एक ये ऑर्डर्स चेंजेस होते हैं अजय, तो वही चेंज लास्ट ईयर हमने देखा पावर सेक्टर में था, वही चेंज हमने लास्ट ईयर देखा आईटी में उल्टा हुआ था।
तो ये और कभी बात करेंगे, मगर एयरबीएनबी का गिरना और ग्लोबल होटल इंडस्ट्री का आना चक्र घूम गया। तो ज़बरदस्त एनालिस्ट कॉल थी ये, आपने सही कहा, शायद कि कोई बहुत ज़्यादा नई चीज़ नहीं आई, लेकिन ये कमेंट्री उन शेयर होल्डर्स के पास जाना ज़रूरी है जो लेके बैठे हैं कि भाई साइकिल इंटैक्ट है और कंपनी अच्छा कर रही है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या डिटेल्स निकल के आई उस मीट से, लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं और ट्रेडिंग आइडियाज़ की बात करते हैं, स्पेसिफिक ट्रेडिंग आइडियाज़ जो कपिल और संतोष हमें देंगे। संतोष, आप पहले अपना लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी पर भी बता दें, उसके बाद ट्रेडिंग आइडियाज़ की बात करेंगे। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो एक तेजी के बाद कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, थोड़ी सी थकावट देखने को मिल रही है, बट मुझे लग रहा है कि एक अपटिक और देखने को मिल सकता है बिफोर मार्केट में कोई मेजर प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो मेरे हिसाब से आज जो डिप मिल रहा है एसजीएक्स निफ्टी में खरीदारी के मौके के रूप में देखना चाहिए। 18,175 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 18,440 का मेरा टारगेट आ रहा है, और जो पुराना इंटायर फॉल आया था उसका एग्जैक्ट 78.6% का रिट्रेसमेंट आ रहा है, तो 18,440 मेरा टारगेट रहेगा। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो 43,500 के आसपास थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, वहाँ आते ही कॉल राइटर एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन एक उम्मीद लग रही है कि शायद हम एक बार 44,000 के लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। 43,300 का आसपास डिप मिलता है तो खरीदारी करें, नीचे 43,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में 44,000 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक्स की बात करें तो मेरे 3 स्टॉक्स है, तीनों ही बाइंग साइड में है। पहला है रिसेंटली लिस्टिंग बिकाजी की, कल इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। स्टॉक ने लिस्टिंग के बाद एक अच्छी तेजी दिखाई थी और करेक्ट हुआ था, लेकिन दो बार ये 345 के लेवल के आसपास से ही बेस बनाकर बाउंस बैक कर रहा है। आज न्यूज़ भी आई है कि एमएससीआई ने इसको अपने स्मॉल कैप इंडेक्स में इंक्लूड किया है, तो हो सकता है इसका भी पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिले, तो यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। 405 रुपये का टारगेट रहेगा, 380 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक है टाटा मोटर, इसके आज नतीजे आने वाले। स्टॉक में हमने मंडे के दिन एक बड़ी तेजी देखी थी, बढ़िया ब्रेकआउट देखा था। पिछले 3 दिनों से स्टॉक पॉजिटिव बायस के साथ कंसोलिडेशन दिखा रहा है, तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि फिर से शायद ये मोमेंटम पकड़ सकता है। यहाँ पर आपका टारगेट रहेगा 530 का, 500 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। आखिरी स्टॉक है इंजीनियर्स इंडिया। पिछले 1 महीने से हमने पीएसयू स्टॉक्स में बड़ी तेजी देखी है, 2-3 दिन थोड़ा सा कंसोलिडेशन या पुल बैक देखने को मिला और फिर से यहाँ पर मोमेंटम बनते हुए दिखाई दे रहा है। इस स्टॉक की बात करें तो इसमें एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है और बहुत हेवी वॉल्यूम के साथ आया है इस मंथ में ही, तो ये मोमेंटम मुझे लगता है बड़ी तेजी का है। तो इमीडिएट टारगेट 106 का नजर आता है, 97.5 का स्टॉप लॉस रहेगा। कपिल, ओके, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पहले चलता नहीं था, अब ये रुकता नहीं है। 106 का टारगेट और 97 का एक स्टॉप लॉस है। कपिल, आपके सौदे कौन से हैं, आपके ट्रेडिंग कॉल्स? इसलिए हम अभी मार्केट में देख रहे हैं कि मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रैक्शन हमें स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स में देखने मिल रहा है। तो वहां पे मैंने एक स्मॉल कैप और मिड कैप से और आईटी सेक्टर से मैंने एक स्टॉक का चुनाव किया हुआ है, जेंसार टेक्नोलॉजीज। नेस्डेक में हमें आज एक ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है, पूरी यूएस मार्केट एक सेलिंग प्रेशर में रहा हुआ है और साइडवेज मूवमेंट में ही है, लेकिन नेस्डेक का हमें एक सस्टेन ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है। और स्टॉक स्पेसिफिक बात करता हूँ जेंसार टेक्नोलॉजी की, काफी अरसे के बाद में एक बहुत ही अच्छा एक राउंडिंग बॉटम जो हम एक टेक्निकल एक अच्छा साइन मानते हैं और उसका इस स्टॉक में ब्रेकआउट आया हुआ है। तो जेंसार टेक्नोलॉजीज पे एक बाय का व्यू है, 309 के लेवल अभी चल रहे हैं, तो वहां पे करंट मार्केट प्राइस पे बाय करना चाहिए। और स्टॉप लॉस इसके 298 के रहेंगे और ऊपर में टारगेट इसको 330 के रहेंगे। इस व्यू की अवधि 1 से 2 हफ्ते की रह सकती है। और दूसरा एक वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेड में जहां पे देख रहा हूँ कि एक लार्ज कैप स्टॉक जहां पे इतना कुछ खास मोमेंटम नहीं है और स्पेसिफिकली मेटल स्टॉक्स पिछले काफी दिनों से हम एक सुस्त माहौल वहां पे देख रहे हैं। मेटल इंडेक्स भी अपने एक रेजिस्टेंस लेवल पे रिएक्ट कर रहा है। कल के दिन में हमने डब्ल्यू स्टील में एक नेगेटिव व्यू रहेगा, एक शॉर्ट का व्यू रहेगा। तो अभी कुछ 710 के इसके लेवल चल रहे हैं, 720 के उसके एक स्टॉप लॉस हो सकते हैं और नीचे में उसके टारगेट 690 के हो सकते हैं। और इसकी समय अवधि इंट्राडे टू 1 डे की समय अवधि रहेगी इसकी। ठीक है, तो एक प्लस का सौदा है, एक माइनस का सौदा है। जेंसर टेक्नोलॉजी नेस्टैक को देख के चुना गया है, 12,300 का ब्रेकआउट है और हमने चार्ट में शो भी किया हुआ है। आपने कहा कि आईटी में जेंसर टेक को चुन लो, आप ये कह रहे हैं कि जीएसडब्ल्यू स्टील शॉर्ट करना है 690, वो आपको त्रिमूर्ति शेयर्स बता रहे हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के त्रिमूर्ति शेयर्स।
जी बिल्कुल, 3 अदानी ग्रुप की कंपनियां, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी ट्रांसमिशन फोकस में रहने वाले हैं और यहाँ पे वो कर सकते हैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स और न्यू इन्वेस्टर्स से जो पेंशन फंड्स और एचएनआईज और सोवरेन फंड्स भी इंक्लूड करते हैं। अब याद रखिएगा, जो बोर्ड मीटिंग होने वाली है फंड रेज की वो कल होने वाली है और ये जो फंड इन्फ्लो ग्रॉस डेट अदानी ग्रुप का 2.27 लाख करोड़ है और आज एक सुप्रीम कोर्ट डिसीजन भी अदानी एंटरप्राइज की आएगी। दूसरा स्टॉक फोकस में रहने वाला टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर और यहाँ पे जो है आज डिविडेंड बोर्ड कंसिडर कर सकती है पहली डिविडेंड अनाउंसमेंट सिंस FY16, मतलब लगभग 6 से लेकर 7 साल तक। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि दिसंबर क्वार्टर में टर्न अराउंड आए थे फाइनेंशियल्स के और स्टॉक में देखें तो मार्च लो से स्टॉक 27% उठ चुका है। इसके अलावा जो है तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा रेलिगर एंटरप्राइजेज। यहाँ पे अगर नंबर्स की बात करें तो Q4 नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। यहाँ पे रेवेन्यू लगभग 47% का ग्रोथ देखने मिला और कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आई है और एमटी की एडजस्टमेंट हुई है उसमें भी अब शामिल हो रही है। इसका मतलब इंक्लूजन हो रहा है। काफी इंटरेस्टिंग त्रिमूर्ति स्टॉक्स रेलिगर एंटरप्राइजेस को लेके आइए। एक तो रिवर्सल आया है, घाटे के 600 करोड़ का घाटा था, रिमेंबर आपको याद होगा कि इसमें इस बार प्रॉफिट आया। तो यानी रिस्ट्रक्चरिंग जो कई महीनों से चल रही है। स्टॉक 165 पे बना हुआ है, 220-225 पे टॉप बना के नीचे आया। इन्होंने एक रेजोल्यूशन भी वन टाइम सेटलमेंट कर लिया है, तो पॉजिटिव न्यूज फ्लो भी थे इसमें। ये देखिए 52 वीक हाई इसका 190 था, 165 पे है स्टॉक अभी। और अब इसमें MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स में इंक्लूजन का ट्रिगर आया है। ये तो है फंडामेंटल्स पे। चार्ट्स पे रिएक्ट करेगा क्या ये लेवल्स अच्छे हैं एंट्री के लिए, ये हम जानेंगे संतोष से। संतोष बताइए रेलिगर एंटरप्राइजेस। यस, इसका नियर टर्म चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बुलिश हो रहा है। स्टॉक में इमीडिएटली एक 162 से 164 के बीच में अच्छा डिमांड जोन है। लग रहा है कि वापस से 190 जो इसका मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया है वहां पर जा सकता है। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर आता है। आप 160 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हो। आपका टारगेट रखना चाहिए 185 से 190 के जोन का। तो व्यू बुलिश है, स्टिक टू स्टॉप लॉस के साथ इसमें काम किया जा सकता है। एक बार कपिल आपसे अदानी ग्रुप स्टॉक्स के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। लास्ट 3-4 दिन में अगर आप देखिए अदानी एंटरप्राइजेस चार्ट लिखेगी डायरेक्टर साहब, एक महीने का ग्राफ, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, इन दोनों स्टॉक्स को खास तौर पर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा स्टॉक हैं सारे अदानी ग्रुप स्टॉक्स में ट्रेडर्स के। एक महीने में 6 नहीं, ये तो 11 महीने का है। एक महीने का ग्राफ देखिए, हाँ ये देखिए रिकवरी देखिए, मोमेंटम बन रहा है। 150 रुपये अदानी एंटरप्राइजेस चला एक महीने में, रिजल्ट्स बहुत धमाकेदार थे। लेकिन और चीज़ें भी इसके अंदर, ये आया आपके पास अदानी पोर्ट्स, वो भी 50 रुपये, करीब 8% दोनों स्टॉक रिबाउंड कर गए। मोमेंटम सब बनता हुआ नजर आ रहा है। और आज ये सुबह खबर आई है कि ये एक फ्रेश राउंड ऑफ फंड रेजिंग करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज शाम को सुप्रीम कोर्ट का मामला भी आएगा। हम आपको एक मॉरिशस से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉइस भी सुनवा देते हैं, जो मॉरिशस गवर्नमेंट ने कमेंट्री दी है ये कुछ शेल कंपनी वाले मामले को लेके। ये सुनवाते हैं, फिर हम कपिल के पास जाएंगे अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स के चार्ट चेक के लिए, वहां पे ट्रेड क्या बनता है, आइए सुनते हैं। I'm informed by the Financial Services Commission that it has taken note of the contents of the report published by Heidelberg Research in January 2023, as well as other information pertaining to this matter, wherein specific reference has been made to inter alia creation of offshore shell companies in Mauritius, the UAE, and the Caribbean islands. Mr. Speaker, sir, at the outset, I wish to inform the House that the allegations of the presence of shell companies in Mauritius are false and baseless. According to the law, shell companies are not allowed in Mauritius. All global business companies licensed by the Financial Services Commission have to meet substance requirements on an ongoing basis as per Section 21 of the Financial Services Act and are being strictly monitored by the Commission. In fact, in order to meet the substance requirements, all global business companies have to first carry out their core income generating activities in or from Mauritius as required under the Income Tax Act. Second, be managed and controlled from Mauritius. Third, be administered by a management company. Fourth, have at least 2 directors resident in Mauritius of sufficient caliber to exercise independence of mind and judgment. Fifth, maintain at all times their principal bank account in Mauritius. Sixth, keep and maintain
at all times their accounting records at their registered office in ऑलराइट, ये हो गई कमेंट्री। अब चार्ट चेक, पॉसिबल ट्रेड्स। कपिल आप बताइए, एंटरप्राइजेस और पोर्ट्स किसमें चार्ट्स में ज्यादा मजबूती दिख रही है और अभी इस भाव से कौन सा लेना चाहिए? ओके, तो बेसिकली दोनों स्टॉक को हम कंपैरिजन करते हैं, अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइज। तो जस्ट मैं इसका एक रेशियो चार्ट एनालिसिस कर रहा था, तो रेशियो चार्ट एनालिसिस में ये इंडिकेशन आ रहा था कि दोनों स्टॉक की मोमेंटम ऑलमोस्ट सेम ही है, कहाँ पे भी कोई आउट परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्मेंस एक दूसरे के कंपेयर में नहीं हो रहा है। बट इनहेरेंटली ऑफ कोर्स अदानी एंटरप्राइज की ब्रॉडर स्ट्रेंथ काफी अच्छी रही हुई है, लेकिन अभी के मुकाम पे हम अगर ये स्टॉक का एनालिसिस करते हैं तो दोनों के स्टॉक में काफी ज्यादा कंसोलिडेशन पैच के बाद में कल के दिन में हमने अच्छा सा ब्रेकआउट देखने मिला था। आई थिंक अदानी एंटरप्राइज कुछ 4% की बढ़ोतरी देखने मिली थी और अदानी पोर्ट में भी कुछ 2.5% की अपसाइड मोमेंटम देखने मिली है, लेकिन अभी भी वो दोनों के दोनों स्टॉक अपनी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के पास में आ गए, एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो वहां पे ये ब्रॉडर स्ट्रक्चरल मूव तो नहीं बनेगा, लेकिन कंपेरेटिवली स्ट्रेंथ जो मैं देख रहा हूँ कि रेजिस्टेंस लेवल इन दोनों में से किसके दूर हैं, तो मुझे अदानी एंटरप्राइज में देखने मिल रहा है कि जो अभी एक 1984 के लेवल पे चल रहा है, तो उसका इमीडिएट रेजिस्टेंस कुछ 2155 के यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो अदानी एंटरप्राइज एक ज्यादा प्रीफर्ड बैट रहेगा और फ्रॉम ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव अदानी एंटरप्राइज थोड़ा सा एग्रेसिव स्टॉक भी रहा हुआ है, तो यहाँ पे हमें एक थोड़ा सा अपटिक देखने मिल सकता है अदानी एंटरप्राइज में 2155 तक। ओके, ठीक है। सो अडानी स्टॉक्स पे नजर, ऑलरेडी ये स्टॉक्स चल भी रहे हैं और फंड रेजिंग को लेके बाजार काफी एक्साइटेड भी होगा इस मूव को देखने के लिए। लगभग 41,000 करोड़ की फंड रेजिंग की बात हो रही है, ठीक है। इन स्टॉक्स को तो वॉच करेंगे, लेकिन वमाक्षी और दूसरे कौन से स्टॉक्स पे ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स लेकर आई हैं, आइए वमाक्षी से समझते हैं। वमाक्षी बताएं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम एशियन पेंट्स के साथ। ब्रोकरेजेस का लार्जली कहना है कि मार्जिन लेड Q4 अर्निंग्स भी दिखने मिला है, डिमांड नैरेटिव भी पॉजिटिव नजर आ रहा है, मगर कंपटीशन ये स्पेस में बढ़ रहा है। तो अधिकतर ब्रोकरेजेस की तरफ से न्यूट्रल की रेटिंग आ रही है, मगर मैक्वायरी की तरफ से आउट परफॉर्म की रेटिंग है। मगर अगर हम देखें, सारे ही ब्रोकरेजेस ने अपने टारगेट प्राइस को बढ़ा दिया है। इसके अलावा GCPL भी हमारे रेडार पर है। JP मॉर्गन की तरफ से ओवरवेट की राय आ रही है, मगर CLSA ने अंडर परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है। और अगर हम देखें तो टारगेट प्राइस दोनों ही काउंटर्स ने बढ़ाया है। उनका कहना है कि मार्जिन इंप्रूवमेंट अब प्ले आउट होता हुआ नजर आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन एफर्ट्स अब दिखने लग गए हैं FY23 में और आउटलुक भी FY24 के लिए सुधर रहा है। इसके अलावा सीमेंस भी हमारे रेडार पर है। काफ़ी मजबूत पाइपलाइन, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बैकलॉग और मार्जिन इंप्रूवमेंट्स के चलते अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट देखने मिली है और उसी के चलते आउट परफॉर्म की राय उन्होंने बरकरार रखी है, मगर अपना टारगेट प्राइस 3,690 से बढ़ाकर 4,100 प्रति शेयर पर कर दिया है। इंडियन होटल्स भी हमारे रेडार पर है। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ओवरवेट की राय आ रही है 412 के टारगेट प्राइस के साथ और जेफरीज की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है। इन्होंने अपना टारगेट प्राइस 405 से बढ़ाकर 425 कर दिया है। इनका मानना है कि कंपनी ने अपनी FY26 की गाइडेंस को रीआइटरेट किया है, मगर मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर अपनी गाइडेंस बढ़ाई है। इंडस्ट्री सप्लाई म्यूटेड रह सकता है एटलीस्ट नियर टर्म में। इसके अलावा आयशर मोटर्स पर JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि मिक्स के चलते मार्जिन बीट नजर आया है। रॉयल एनफील्ड हालांकि अभी भी स्ट्रगल कर सकता है अंडरलाइन टू व्हीलर मार्केट ग्रोथ को आउट परफॉर्म करने के लिए FY24 में। तो ओवरऑल इसी के चलते न्यूट्रल की राय आ रही है उनकी तरफ से, मगर उन्होंने अपना टारगेट प्राइस 3,420 से बढ़ाकर 3,620 कर दिया है। इसके अलावा आखिर में हम फोकस करेंगे एक्साइड पर। JP मॉर्गन का मानना है डिमांड ट्रेंड्स कोर लीड एसेट बिजनेस में काफ़ी हेल्दी नजर आ रहे हैं, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है और इसी के चलते ओवरवेट की राय बरकरार, टारगेट प्राइस 225 के साथ। ठीक है वमाक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारी की सारी रिपोर्ट्स बताने के लिए। तीन मेन शेयर हो गए इसके अंदर। एक तो गोदरेज CP हो गया, एक सीमेंस हो गया और एक एशियन पेंट्स हो गया। इसी पे ज़्यादातर ब्रोकिंग का अपना अपना एक व्यू पॉइंट है, लेकिन सभी बुलिश ही दिख रहे हैं। सीमेंस से शुरुआत करते हैं। कपिल एक बार ज़रा चार्ट खोलिए सीमेंस के। जो मैक्वारी टारगेट दे रहा है वो कह रहा है 4100 हो जाएगा, तो एक बार ज़रा आप इसको चेक करना कि ये शेयर ठीक है क्या। ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं बस हम सीमेंस को। ओके, सीमेंस बेसिकली कैपिटल गुड्स का हम अगर ब्रॉडर सेक्टर देखते हैं तो एक टाइम था इन सारे कैपिटल गुड्स स्टॉक का 2002 से लेकर 2007 में काफी सारे मल्टी बैगर्स बने हुए थे उस रीजन में, लेकिन 2007 से लेकर 2017-18 तक हमने उनका काफी सुस्त पीरियड देखा हुआ था। और अभी के टाइम पे काफी सारे कैपिटल गुड्स स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया हुआ है, जहां पे सीमेंस एक लीडिंग काउंटर है। पिछले 6 से 8 दिनों के सेशंस में हम सीमेंस को देखते आ रहे हैं कि लगातार अपना वो ऑल टाइम हाई का जो सिलसिला है वो बरकरार है। तो उसका नो डाउट कि एक काफी अच्छा स्ट्रक्चर है, लॉन्ग टर्म का ब्रेकआउट है, शॉर्ट टर्म में भी काफी मोमेंटम इसमें जुड़ा हुआ है। तो स्टॉक का अंडरलाइन टोन काफी स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव में है। एंड जो उनके लेवल्स आ रहे हैं कि 4000 के लेवल्स काइंड ऑफ थिंग, तो हम यहाँ पे फिबोनाची एक्सटेंशंस का लेवल भी अप्लाई करके देखते हैं। तो
वो स्टॉक का मोमेंटम पॉजिटिव में है और इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बाय ऑन डिक्लाइंस या फिर धीरे धीरे से इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और राइट, तो ये तो सीमेंट्स पर एक टेक्निकल व्यू हमें कपिल भी दे रहे हैं। ठीक है, हाँ, लगातार हम आपको अच्छे कमेंट्स भी दिखा रहे हैं जो कंपनियों की आय भी है, फंडामेंटल और टेक्निकल प्ले, इसके साथ ही आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। लेकिन आज नरेश मिरानी अपनी क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, उनसे बात करते हैं। नरेश, मॉर्निंग, कहाँ पर ट्रेड दिख रहा है? कई जगहों पर, कई पॉकेट्स में नंबर अच्छे आए, क्या वहाँ ट्रेड लेंगे आप? हालांकि बैंक्स कल देखें तो थोड़े फ्लैट थे, बड़े ड्रैग तो नहीं थे। क्या बैंक निफ्टी पे कोई कॉल होगी? किस तरह से आप ट्रेड कर रहे हैं? सो ओवरऑल इंडेक्स पे अभी भी ट्रेड नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो थोड़ा सा पॉज आ रहा है। बैंक निफ्टी में बड़ा रेजिस्टेंस है 44,000 जो प्रीवियस हाई के पास है, और हम 43,500 44,000 पे एक रेजिस्टेंस मिलता रहेगा। तो बैंक निफ्टी नो ट्रेड जोन में, निफ्टी होल्ड में, क्योंकि यहाँ पे भी एक थोड़ा बहुत पॉज होना चाहिए। बट ओवरऑल जब भी डिप है 18,000 18,050 वो बाइंग जोन होगा निफ्टी के लिए। स्टॉक्स पे सिर्फ रहूंगा, सबसे पहले बाय रहेगा एक्सिस बैंक पर, जहां मेरा मानना यह है कि अब ये लीडरशिप स्टॉक बनेगा बैंकिंग स्पेस में, जैसे आईसीआईसीआई बैंक ने लीडरशिप ली थी इससे पहले वाले मूव में। स्टॉक ने 4 साल का ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट भी कर चुका है 800-820 मार्क को, और लास्ट 4 महीने से एक कंसोलिडेशन फेज था 820 to 900, वो क्रॉस होना चाहिए यहाँ पे, और ऑल टाइम हाई की तरफ जाना चाहिए स्टॉक। तो सबसे पहले टारगेट होगा 970 का शॉर्ट टर्म के लिए, स्टॉप लॉस होगा 875। दूसरा बाय रहेगा कोल इंडिया पर, जहाँ पे रिजल्ट्स के बाद एक रिकवरी आई थी गैप डाउन के बाद, स्लोली एंड स्टेडीली 240 जो है एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, और डिविडेंड एडजस्टेड बेसिस पे अगर वो क्रॉस होता है तो एक ऑल टाइम हाई होगा। तो प्रीएम्प्टिव बाय है यहाँ पे, स्टॉप लॉस होगा 230, टारगेट होगा 255। ठीक है, और राइट, तो कोल इंडिया और आपने कहा एक्सिस बैंक एक बड़ी रैली को ड्राइव कर सकता है। ठीक है, 2 लार्ज कैप्स आपने निफ्टी स्टॉक्स लिए आज के लिए। ठीक है नरेश, टारगेट और स्टॉप लॉस हमारे व्यूअर्स जरूर ध्यान रखें। आनंद राठी के प्रदीप गुप्ता से बात कर रहे थे, क्लियरली उन्होंने मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस को लेकर अपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन रखी। एक बार फिर से आपको वो रिएक्शन सुनवाते हैं और एक छोटा सा ब्रेक, वापस जल्द आएंगे। अगर हम देखें बेसिकली हमारी इंडियन इकोनॉमी लार्जली मिड एंड स्मॉल कैप पे ज्यादा चलती है, और अगर हम पीछे का ट्रेंड देखें तो मिड एंड स्मॉल कैप में थोड़ा सा बीटन डाउन हुआ था, थोड़ा सा पी लेवल भी कम हुआ था, तो वहां पे वापस से, और वहीं पे वही एक ऐसा सेक्टर है जहां पे हमको एक्स्ट्रा ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर मैं कहूँ अगर लार्ज कैप स्टॉक्स में या लार्ज कैप कंपनियों में अगर 10 से 12% की ग्रोथ आती है, तो मिड एंड स्मॉल कंपनियों में वो ग्रोथ का फैक्टर आपको 15-20 और 20 से ऊपर देखने को मिलता है। तो आई थिंक वहां पे ग्रोथ फास्टर होगी, तो ऑब्वियसली वहां पे देखना जरूरी, और हमारी इकोनॉमी एज ए होल मिड और स्मॉल कैप पे बेस करती है, तो वहां पे मुझे लगता है कि अच्छा नतीजा और अच्छा रुझान पॉजिटिव साइड में देखने को मिलेगा। पर सवाल ये है कि इमीडिएट मिलेगा कि नहीं, ये एक बात है, क्योंकि ये बाजार वास्तव में, जैसे मैंने वापस दोहराऊंगा, इस सेंटिमेंट में भी काफी इंपैक्ट करता है। तो कई बार वॉलेटिलिटी के कारण और सेंटिमेंटल के इंपैक्ट के कारण मार्केट में अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। बट हाँ, ये सही समय है, और बाजार थोड़ा भी अगर रिएक्ट करता है डाउन साइड में, तो वापस सही समय है मिड एंड स्मॉल कैप के स्टॉक्स को देखने का इन बाजारों में। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे बाजारों की, हमारी इकोनॉमी की होगी, तो मनी ऑलवेज चेज जहां पे रिटर्न्स आर बेटर। सो बहुत क्लियर मेरा मानना है कि एफआई ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा आगे आने वाले समय में। और अभी जैसा कि पिछले कुछ समय से आप एक न्यूज देख भी रहे होंगे कि रशियन से हमारा पॉजिटिव बैलेंस कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, तो रशियन मनी जितना भी है उसका इन्वेस्टमेंट भी थ्रू एफआई रूट ही आएगा, क्योंकि एफडीआई रूट में जाने में अभी उनमें समय लगेगा। बट एफपीआई रूट में डेफिनेटली जो पैसा यहाँ पड़ा है, रूपी रूबल जितना भी ट्रेड हो रहा है, उसका जितना भी सरप्लस हमारे यहाँ पड़ा है, वो भी हमारे एफपीआई के रूट के थ्रू आने का चांसेस बनते हैं। लार्जली या तो डेट में आए या इक्विटी में आए, वो डिफरेंट है, वो डिसीजन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिलेगा। बट जहां तक एफपीआई का सवाल है, आई थिंक इस बाजारों में कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मुझे लगता है मिलेगा। सेक्टर वाइज अगर देखें तो जैसे आईटी मिड कैप की स्टोरीज अच्छी लगती है, इसी तरह एफएमसीजी और कंजम्पशन से रिलेटेड स्टोरीज मुझे लगता है आनी शुरू होगी, और वो वहां पे जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे
पॉजिटिविटी टुवर्ड्स टॉप लाइन ग्रोथ की तरफ भी जाना शुरू होगी। तो मुझे ये लगता है ये होगा। इसी तरह ऑटो और ऑटो इंसिलरी जो अब तक काफी सबड्यूड रहे, उस सेक्टर में भी आई थिंक काफी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाजार के बारे में बातचीत करने के लिए आशीष। गुड मॉर्निंग आशीष। मैं आपसे कैपिटल गुड्स के जो लार्ज शेयर हैं उनमें बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी मतलब कमेंट्री आ रही है, चाल भी बहुत अच्छी चल रही है। अगर आप एबीबी सीमेंस के स्टॉक्स को देखें, ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और कमेंट्री अच्छी है। लेकिन वहीं आप एलएनटी की बात करें, शाम को कल 7% नीचे बंद हुआ, मामूली मिस था आपके मार्जिन्स में और कमेंट्री कमजोर थी। आप इस स्पेस को कैसे लेंगे और कहां पे आपको रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया लग रहा है इस भाव से भी? आशीष ओके, आशीष को हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम वापस आशीष से कनेक्ट करेंगे। लेकिन हमारे साथ राहुल जुड़ गए हैं। ये देखिए सीमेंस का चार्ट हमारे डायरेक्टर साहब ने चलाया, 14% चला है पिछले एक महीने में, 500 रुपए चला। तो ऐसा एलएनटी भी है, लेकिन एलएनटी ने अपना गेन कल ही देना शुरू कर दिया। राहुल गुड मॉर्निंग। आइए पहले सीमेंस एलएनटी पे बात कर लेते हैं, पॉसिबल ट्रेड्स, फिर आशीष से कॉल लेंगे। राहुल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो दोनों सीमेंस और एलएनटी मेरे बाय रेडार में है आज के लिए। अच्छा, एलएनटी का जो गैप डाउन हुआ था कल, जो अच्छा सा फॉल आया था कल, आई बेग योर पार्डन, वो एक अच्छा बाय जोन में लेके आया स्टॉक को। तो एक्चुअली मेरा जो कॉल भी होने वाला था आज एलएनटी में होने वाला था। सीमेंस भी आप नोटिस करेंगे ना, जो वॉकिंग द बैंड पैटर्न होता है वो अभी तक जारी है। मोमेंटम इंडिकेटर्स अभी तक ओवरबॉट लेवल पे नहीं आए हैं। तो इंट्राडे के लिए भी सीमेंस और शॉर्ट टर्म के लिए भी सीमेंस होल्ड करना बिल्कुल एडवाइजेबल रहेगा। ओके, ऑल राइट, ठीक है। तो एलएनटी पर आप एक कॉल लेंगे और बनता भी है। हम कल ये डिस्कस भी कर रहे थे क्लियरली अजय और मैं कि ऐसे स्टॉक्स को एक्यूमुलेशन के मौके देते हैं ना। अगर आपको 5% नीचे मिल गया, डॉक्टर रेड्डीज आपको 6-7% थे, चलिए वहां ट्रिगर्स अलग थे। एलएनटी आपको 5% नीचे मिल रहा था ऑन द बेसिस ऑफ सिर्फ एक बाजार का एक नीजक रिएक्शन के तौर पर। तो ये मौके होने चाहिए ढूंढने के, ठीक है। एलएनटी आपके रडार पर होगा, लेकिन संतोष भी हमारे साथ है। संतोष, एलएनटी और दूसरा सीमेंस पर भी अभी राहुल बोल रहे थे कि वो भी उनके रडार पर था। सीमेंस के नंबर अच्छा है और साथ ही जिस तरह की कमेंट्री उनके ग्लोबल सीईओ को लेकर आ रही है, इंडिया को लेकर इनफैक्ट, और आप तो कैपिटल गुड्स को काफी ट्रैक करते हैं पहले से, काफी समय पहले से आप ये कॉल्स भी देते आ रहे हैं। सीमेंस पर आपके पोजिशनल व्यू क्या है, पोजिशनल टारगेट्स क्या हैं आपके? हाँ, ये सीमेंस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है। मुझे लगता है नतीजों के बाद ये मोमेंटम और जारी रह सकता है। एक अप स्लोपिंग चैनल फॉर्मेशन में चल रहा है। जो इमीडिएट टारगेट नजर आ रहा है वो 3900 के आसपास का आ रहा है, तो 100 रुपीज़ की अपसाइड और देखने को मिल सकती है। वहाँ से अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग भी आती है इनकेस, तो 3600 के आसपास फिर से मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो अभी 3900 का टारगेट आ रहा है, लेकिन वहाँ से कोई डिप मिलता है तो बाय ऑन डिप की अप्रोच रखना चाहिए सीमेंस में। एक कैश का शेयर है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पिछले 6-7 महीने से उसको हम ट्रैक भी कर रहे हैं, वो है रैली गियर का। इसके कल नंबर्स आए, कंपनी लॉस टू प्रॉफिट आई, 550 करोड़ का घाटा था, 3500 का प्रॉफिट दिखा दिया। MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर ऐड है, हमने आज त्रिमूर्ति में भी इसको शामिल किया और इसका रेवेन्यू करीब 46% के आसपास बढ़ा है। तो एक बार क्या ये शेयर इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आ गया? ट्रेडिंग अलग बात है, इन्वेस्टमेंट अलग बात है। ये शेयर क्या कपिल इन्वेस्टमेंट करके रख लेना चाहिए? अब जो बुरे दिन थे बीते रे भैया, अब वो गए। कि हम टेक्निकली भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने रिसेंटली काफी अच्छा मूव दिया हुआ है। लेट्स से कि काफी महीनों के बाद, मींस जब भी एक कोविड का टाइम था तभी उसने अपना काफी वर्स्ट पैच देखा हुआ था। स्टॉक 20 रुपए था और 20 रुपए से स्टॉक लगातार अपसाइड मोमेंटम आते आते स्टॉक ने 200 रुपए यानी 10 टाइम्स वो स्टॉक बढ़ गया था। लेकिन जब भी स्टॉक 10 टाइम्स बढ़ जाता है तो एक कूल ऑफ पीरियड एक लाजमी बनता है कि जो अपना इतना गेन आया होता है तो उस गेन को डाइजेस्ट करता है। तो पिछले हम काफी महीनों से हम देख रहे हैं, आई थिंक 1-1.5 साल का टाइम हो गया कि स्टॉक प्राइस एक काफी कंसोलिडेशन में आ गया है। ऊपर में कहां ना कहां पे 200 का रुपए का रेशियंस होता था, नीचे पे 100 रुपीज का एक सपोर्ट लेवल होता है। तो काफी बढ़िया एक
पॉज स्टॉक को मिल गया हुआ है, लेकिन अभी फिर से लो टाइम फ्रेम में देखते हैं तो फिर से अपनी रफ्तार पकड़ रहा है स्टॉक। पिछले कुछ ही दिनों से 135 से 166 की जो अपसाइड जर्नी थी वो काफी इजीली क्रॉस की हुई है। तो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव में देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा मूव आना, पॉज आना, वो एक काफी हेल्दी साइन है। और जो ब्रॉडर टाइम का जो मैं एक स्टिफ रेजिस्टेंस देखता हूँ, तो स्टिफ रेजिस्टेंस स्टॉक का कहां ना कहां पे 235 के अराउंड देखने मिलता है। तो स्टॉक को एक साथ में नहीं, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा एक्सटेंड है, लेकिन इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। काफी सारे MSCI स्मॉल कैप के पर्सपेक्टिव से भी काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, तो इसमें एक फ्लो आना बनता है। तो इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं 166 से लेके 150 तक की रेंज के लिए, और ऊपर में हम 235 के अपसाइड मोमेंटम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव देख सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हैं, पर हम तो इस स्टॉक को कई बार डिस्कस कर चुके हैं, रशिम सलूजा से भी बात कर चुके हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रक्चरिंग स्टोरी है। वन टाइम डेट था, उससे सेटल कर दिया कंपनी ने, तो इस स्टॉक को जरूर रडार पे रखना चाहिए। और अब इन्वेस्टमेंट कॉल्स भी इस पर आ रही हैं लगातार। लेकिन इस बीच आज मुनाफे का फंडा, हमारा खास सेगमेंट, सनी अग्रवाल हमसे जुड़े हैं। आइए उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि आज उनके पास कौन से स्टॉक्स हैं हमारे लिए। मॉर्निंग सनी, आप बताएं आज कौन से स्टॉक्स हैं आपकी रडार पर? गुड मॉर्निंग। तो आज के जो मेरे 2 पिक रहेंगे उसमें से सबसे पहला है मारुति सुजुकी लिमिटेड। तो कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है 9260 है, और मेरा जो प्राइस टारगेट है, मेरा अनुमान है कि 11,000 का प्राइस टारगेट रहेगा अगले 12 महीने में। अगर हम कंपनी के ट्रिगर की बात करते हैं तो कंपनी ने हाल ही में एक अनाउंसमेंट किया है कि जिसमें बाय 2030 कंपनी की जो कैपेसिटी है डबल हो जाएगी, विच इज करंटली भी 2 मिलियन यूनिट की कैपेसिटी है, और बाय 2030 कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि जो कैपेसिटी है 4 मिलियन यूनिट की हो जाएगी। बेसिकली कंपनी का जो मार्केट शेयर है तकरीबन 43% है, और कंपनी ये एक्सपेक्ट करती है कि 50% मार्केट शेयर हो जाएगा बाय द एंड ऑफ द डिकेड। और अगर हम प्रोडक्ट लॉन्च की बात करते हैं तो रिसेंटली कंपनी ने ग्रैंड विटारा, फ्रॉन्क्स और एक जिम्नी जैसे नए प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किए हैं। ऑर्डर बुक काफी हेल्दी है, 4.12 लाख यूनिट के ऑर्डर बुक पेंडिंग है कंपनी के पास। हमें लगता है कि कंपनी FY24 में तकरीबन 11,000 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करेगी। तो कंपनी मोटा मोटी 25 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे मिल रही है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में विद एन इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ ये पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। और आज का मेरा दूसरा पिक रहेगा बजाज कंज्यूमर लिमिटेड। ये कंपनी एक वन ऑफ द लीडिंग FMCG कंपनी है हेयर ऑयल कैटेगरी में। इनका एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है आलमंड ऑयल हेयर ऑयल, जो कि काफी पॉपुलर हेयर ऑयल ब्रांड है। अगर हम देखें कंपनी के लिए बेसिकली एक जो ट्रिगर है कि प्रीमियमाइजेशन, कंपनी बेसिकली जो आलमंड ADHO जिसे कहते हैं आलमंड हेयर ऑयल, उसका कैटेगरी एक्सटेंशन कर रही है स्किन केयर में। एट द सेम टाइम कंपनी इज मूविंग इनटू प्रीमियमाइजेशन। तो और अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो कंपनी काफी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है, 14 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे FY24 के। तो मुझे लगता है कि ये पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए मिड कैप पोर्टफोलियो में विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 200 रुपीज। ठीक है, बजाज कंज्यूमर ये बहुत ही प्यारे प्रोडक्ट में है। आप यूज करती हैं? मैं तो करता हूँ। वो है आलमंड हेयर ऑयल। मैं तो रोज यूज करता हूँ क्योंकि इन्होंने मार्केट शेयर गेन करना शुरू कर दिया है। और जो ट्रेडिशनल हेयर ऑयल्स है ना, जैसे मैरिको है, लोग अब जो है ऑफिस में जाके ना चुपड़े बाल लेके नहीं जाना चाहते हैं। तो जो मिलेनियल्स है ना, वो इस तरह के प्रोडक्ट्स को बहुत यूज कर रहे हैं। आप देखिए बजाज कंज्यूमर का स्टॉक दिखाइए लास्ट 1 साल का। बजाज कंज्यूमर का स्टॉक दिखाइए 1 साल का डायरेक्टर साहब। 50 हाई के करीब आ गया स्टॉक 172 पे। बजाज ग्रुप के ये कुछ स्टॉक्स चले भी नहीं थे। नहीं, ये देखिए बजाज सारे ग्रुप स्टॉक्स का अलग अलग मामला है। ये कंज्यूमर चीज है। बजाज ऑटो वाला स्टॉक है, उसको आप क्लब नहीं कर सकते। लेकिन पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ कि जहां अगर आप देखें, वो जो एक ये बहुत बड़े US के इन्वेस्टर थे, वो कहते थे कि अगर आपको कोई बड़ी स्टॉक पिक देखनी है, आप अपने चारों तरफ देखिए क्या प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, कंज्यूमर किस प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहा है आगे, कौन से ब्रांड बिक रहे हैं, और उसके बाद आप जाके थोड़ी स्कटलबट करेंगे, आपको एक विनर मिल जाएगा स्टॉक में। ज्यादा बहुत डीप काम करने की जरूरत, आसपास ही पल्स मिल जाती है क्या चीज ज्यादा बिक रही है। चलिए एनीवेज आगे बढ़ते हैं। चलिए अब MSCI में कुछ पॉसिबल चेंजेस हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जहां इंक्लूजन की बात हो रही है। MSCI में कुछ इंक्लूजन की भी स्टॉक्स की बात हो रही है। कितने फंड्स आ सकते हैं, किस तरह का इनफ्लो हो सकता है इन स्टॉक्स में, और कौन से स्टॉक्स हैं जो इंडेक्स से MSCI के इंडेक्स से बाहर हो सकते हैं, कहां वेटेज बढ़ सकती है। कुछ स्टॉक्स इनफैक्ट हम रोज ही डिस्कस कर रहे थे, लेकिन एक पूरी लिस्ट हमारे लिए पॉसिबल चेंजेस की सौमीत लेकर आए हैं। उन्होंने कंपाइल किया। आइए एक बार सौमीत से समझते हैं। बताएं सौमीत।
तो 3 नाम इंक्लूड हुए हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट नाम यहाँ पे है वो है सोना BLW, क्योंकि कोई भी एनालिस्ट ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये स्टॉक इंक्लूड होगा MSCI इंडेक्स में, बट MSCI ने इस स्टॉक को इंक्लूड किया है। और जो इन्फ्लोज एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी एनालिस्ट इस स्टॉक में, वो करीब $175 मिलियन का है, जो कि करीब 9 टाइम्स है इसके 20 डे एवरेज के सामने। उसके अलावा अगर हम देखें तो मैक्स हेल्थ केयर और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के भी नाम आए हैं, बट ये प्रीटी मच एक्सपेक्टेड था स्ट्रीट को। एक्सक्लूजन के साइड में अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस और इंडस स्टार्स, इसमें भी कोई भी नाम ऐसा नहीं आया है जो एक्सपेक्टेड नहीं था स्ट्रीट को। ये तीनों ही नाम प्रीटी मच नोन थे स्ट्रीट में कि ये तीनों एक्सक्लूड हो सकते हैं MSCI इंडेक्स में। अब वेटेज रिडक्शन और एडिशन के कारण जो इन्फ्लोज है उसमें कोटक महिंद्रा बैंक को हाईलाइट करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्फ्लो उसी स्टॉक में आ रहा है। इनफैक्ट $810 मिलियन का इन्फ्लो एक्सपेक्टेड है सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक में, जो कि करीब 9 टाइम्स है इसके 20 डे एवरेज के सामने। उसके अलावा अगर हम देखें तो इंडिगो, जोमेटो, NTPC जैसे नाम भी है, और सिमंस जैसे नाम में भी करीब $47 मिलियन का इन्फ्लो एक्सपेक्टेड है। अब वेटेज रिडक्शन के कारण रिलायंस और इन्फोसिस में करीब 100 मिलियन से ज़्यादा का आउटफ्लो एक्सपेक्टेड है, बट उसके अलावा श्री सीमेंट एक नाम है जिसको फोकस में रखना होगा, क्योंकि इन्फ्लो का अमाउंट भले ही कम है करीब $40 मिलियन का, बट चूंकि इस पर वॉल्यूम्स भी कम होते हैं, जो 40 मिलियन का जो अमाउंट है वो नियरली 5 टाइम्स है उसके 20 डे एवरेज के सामने। अब इन नामों के अलावा अगर हम देखें तो काफ़ी सारे स्मॉल कैप नेम्स भी इंक्लूड किए गए हैं इंडेक्स में, जैसे कि RVNL, NMDC स्टील, रेलीगैस, सिरमा, SGS, के फिनटेक, महाराष्ट्र सीमलेस, तो ये सब स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। और एक्सक्लूजन में अगर हम देखें तो पॉलीकैप, वक्रंगी, थायरोका टेक्नोलॉजीज, PC ज्वेलर्स, दिलीप बिल्डकॉन जैसे स्टॉक्स के नाम एक्सक्लूड कर दिए गए हैं MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स से, तो इन स्टॉक्स को फोकस में रखिएगा आज के ट्रेड में। कुछ स्टॉक्स जिसमें शामिल किए जा रहे हैं उसमें एक इंटरेस्टिंग स्टॉक दिखाई दिया, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, कल भी 3% ऊपर था, और ये आपका स्पंदना स्फूर्ति का कंपेरेटर है, पीयर ग्रुप है। स्पंदना स्फूर्ति के आपने रिजल्ट देखे होंगे, और जो भयंकर चाल चली उस स्टॉक ने, लेके आइए फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस को। ये देखिए डेज हाई बंद हुआ, और 1 महीने का चार्ट देखिए तो करीब 25 रुपये नीचे से आया ये मार्च एंड से। इसका चार्ट शायद कम समय के लिए उपलब्ध हो। इनफैक्ट आशीष कपूर आ गए हमारे साथ, राइट? आशीष से पूछते हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही थी, मिल नहीं पाए थे। आशीष, ये भी दिल्ली की कंपनी है, आपके पड़ोस की, आपने ऑब्जर्व किया है क्या इसका काम? 1-2 क्वार्टर अभी दिखाए, मतलब शायद दिखाना शुरू करेंगे नंबर्स, लेकिन इनके जो दूसरे पीयर्स हैं स्पंदना वगैरह तोड़फोड़ नंबर दे रहे हैं, और बाजार में बड़ा स्टॉक भी चल रहा है काफी। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। नहीं, ये पर्टिकुलर स्टॉक मैंने ट्रैक नहीं किया, बट मैं सुन रहा था जो आप कह रहे थे, तो डेफिनेटली लुक्स इंटरेस्टिंग। इसको डेफिनेटली ट्रैक करना चाहिए, बट अभी मैंने ट्रैक नहीं किया हुआ, तो अभी उसके बारे में कोई राय नहीं हुई। डर पे क्या है, कहाँ आजकल समय आप बिता रहे हैं, कौन से स्टॉक्स पे रुचि है? देखिए, मेरे मुताबिक मार्केट बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आप देखें तो 3-4 चीजें जो मेरे को समझ आ रही हैं कि मार्केट यहाँ से जो आगे ट्रेजेक्टरी है। एक तो इन्फ्लेशन कंसर्न्स डेफिनेटली कम हो रही हैं, जो लेटेस्ट US डेटा है, और FI बाइंग रेगुलरली हो रही है, और काफी कंटिन्यूस हो रही है, और अच्छे वॉल्यूम हो रही है, और रिजल्ट्स बाय एंड लार्ज आर गुड। बाय एंड लार्ज आई मीन, आई थिंक द रिजल्ट्स ऑफ Q4 में आप कह नहीं सकते कि डिसअपॉइंटमेंट है। आई थिंक इनफैक्ट ओवरऑल शायद अनुमान से बेटर ही होंगे अगर एवरेज लिया जाए। तो मेरे मुताबिक आपके लिए, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इज इन IT, क्योंकि IT ने काफी देर से अंडर परफॉर्म किया हुआ है, और मेरे मुताबिक मिड कैप एंड लार्ज कैप दोनों में IT सबसे सेफ और अच्छी एंट्री अपॉर्चुनिटी दे रहा है, चाहे वो TCS, इन्फोसिस और बाकी लार्ज कैप हो, या मिड कैप जो अच्छे स्टॉक्स हैं, उनमें मेरे मुताबिक सबसे अच्छी बाइंग बनती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो क्वालिटी स्टॉक्स अवेलेबल हैं, जो मेरे मुताबिक अभी भी, अगर फंड टाइम की बात की जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज मेरे मुताबिक अभी भी, डिस्पाइट थोड़ा सा रन अप हुआ है नीचे से, पर अभी भी इट्स सिटिंग ऑन अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड पैराडाइम। और HDFC बैंक दूसरा स्टॉक लार्ज कैप में है, नॉन IT के लिए। अगर दो फंड लाइन, एक रिलायंस, दूसरा HDFC बैंक, दोनों रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किए हैं, और दोनों के मेरे मुताबिक अभी भी बहुत अच्छी वैल्यू बाइंग बन सकती है, जहां तक लार्ज कैप का सवाल है। इसके अलावा मिड कैप में अगर आप जाते हैं तो बहुत अक्रॉस द बोर्ड मुताबिक काफी अच्छे काउंटर्स हैं, जो कि काफी क्योंकि जब एक्सेस वैल्यूएशन हुई थी 2021 में, वहां से काफी सेलिंग आई थी, तो उसके बाद अभी तक उनका ज्यादा रिकवर नहीं हुए। एक मात्र एग्जांपल देता हूँ, डिक्सन टेक्नोलॉजीज मेरे मुताबिक कंपनी का बहुत अच्छा स्टोरी है आगे। मैन्युफैक्चरिंग जो
PL1 स्कीम है और बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग का सरकार की तरफ से भी आ रहा है फोकस, उसको लेकर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और अभी भी जो 2900 रुपये आसपास ट्रेड हो रहा है, 6000 का ऑल टाइम हाई है। अभी भी इसमें काफी स्कोप है और मेरे मुताबिक इसमें बाइंग बनती है। इसके अलावा अक्रॉस द बोर्ड कंजम्पशन, कैपिटल गुड्स स्पेस में और इवन बैंकिंग में मैं तो ये भी समझता हूँ कि जो PSU बैंक्स हैं वो कुछ देर से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे मुताबिक इनका भी एक नजरिया पॉजिटिव रखना चाहिए, क्योंकि इनके पास जो अब लैंडिंग पावर है वो बहुत अच्छी है और बैलेंस शीट तकरीबन सभी की अब काफी इंप्रूव हो गई है। तो एक वेरी शॉर्ट टू मीडियम टर्म से PSU बैंक्स स्टार्टिंग विद SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक, एंड अगर थोड़ा रिस्क लेना है तो इवन PNB मुताबिक रडार में होने चाहिए। और इसके अलावा एक्सिस बैंक एक और काउंटर है जो कि रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किया है कंपेयर टू इट्स पीयर्स। इसमें भी एक शॉर्ट टर्म में बाइंग बनती है। और अगर कोई लॉन्ग टर्म खेलना चाहे बैंक में तो IDFC फर्स्ट बैंक मेरे मुताबिक पिछले क्वार्टर में जो इनके रिजल्ट्स थे वो क्लियर एक टर्न अराउंड बता रहे हैं और अभी भी बैंक मेरे मुताबिक एक लंबी अवधि के लिए बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट दे रहा है 60 to 65 की रेंज में। ये दो स्टॉक्स हैं आशीष जो आपको आज पसंद आ रहे हैं और आपने इसके रैशनल भी बताए। बहुत बहुत शुक्रिया ये सारा व्यू हमें हमारे व्यूवर्स को समझाने के लिए। ठीक है, अब चले बढ़ते हैं आगे और राहुल से उनकी आज की रिकमेंडेशन भी समझ लेते हैं। राहुल, LNT तो आपने एक बताया, और दूसरे कौन से स्टॉक्स हैं आपके आज जो रिकमेंडेशंस हैं? दूसरा है एशियन पेंट्स। तो पहले LNT का स्टॉप लॉस लेवल बता देता हूँ। LNT करंट मार्केट प्राइस पे भी ले सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 2140 और टारगेट होगा 2347। याद होगा 1-2 हफ्ते पहले भी हमने LNT रेकमेंड किया था और वहां से करीबन 10% LNT ऊपर गया है। दूसरा स्टॉक जो है एशियन पेंट्स है। एशियन पेंट्स का बाय अगेन करंट लेवल पे कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 2950 और इसका टारगेट हो सकता है 3295 और 3400। एक्चुअली एशियन पेंट्स इवन थोड़ी लॉन्गर टर्म नजरिया से भी रख सकते हैं। एक और चीज, अगर मार्केट आज वीक खुल रहा है जो SGX निफ्टी सजेस्ट कर रहा है तो इंट्राडे एक शॉर्ट भी ले सकते हैं दीपक नाइट्राइट में। अगर आप देखें 920 930 के बाद मार्केट सेटल होने के बाद ये स्टॉक निफ्टी से वीक लग रहा है तो दीपक नाइट्राइट शॉर्ट कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1980। आई बेग योर पार्डन, 1980 का स्टॉप लॉस लगा के दीपक नाइट्रेट को आप शॉर्ट करेंगे। और जो दो आपकी अपॉर्चुनिटी बाय आपको लगती है वो है एशियन पेंट्स में और साथ ही LNT में। ठीक है, तो ये तो हुए आज के स्टॉक्स राहुल के। अब कुछ और स्टॉक्स पे एक रिकैप क्विक ले लेते हैं पूजा के साथ। एक्शन स्टॉक्स पे कौन कौन से स्टॉक्स उन्होंने कंपाइल किया, कुछ इसमें रिजल्ट बेस्ड भी है और न्यूज बेस्ड भी है। पूजा बताएं। जी, अदानी ग्रुप की कंपनियों पर नजर रखें। यहाँ पर कल बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि 2 से $2.5 बिलियन जुटाने की योजना है कंपनियों की। तो इस खबर के चलते आज अदानी ग्रुप की कंपनियां फोकस में रहेंगी। टाटा मोटर्स DVR यहाँ पर भी नजर रखिए। FY16 के बाद पहली बार अब बोर्ड डिविडेंड देने पर विचार करेगी। कुछ नतीजों की बात करें तो रेलिगे एंटरप्राइजेस यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग नतीजे आए हैं। कंपनी के आय में करीब 46% की ग्रोथ और घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी। इसके अलावा साउथ इंडियन बैंक के नतीजे अगर देखें तो यहाँ पर ब्याज से आय में करीब 40% से ज्यादा की ग्रोथ और एसेट क्वालिटी भी देखेंगे तो ग्रॉस NPA और नेट NPA दोनों में ही कमी देखने को मिली है। इसके अलावा 1 जून से MSCI इंडेक्स में बदलाव होंगे और MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में HAL, मैक्स हेल्थकेयर और सोना BLW ये 3 स्टॉक शामिल होंगे और अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन और इंडस टावर ये 3 स्टॉक्स बाहर होंगे। तो इसके चलते आज इन स्टॉक्स में कुछ हलचल देखने को मिल सकती है। ये कुछ एक एक्शन स्टॉक्स थे जो पूजा आपको बता रही थी। हमारे मैनेजिंग एडिटर सुबह निकुंज टालवे हमारे साथ जुड़े थे, उनका व्यू क्या है मार्केट्स को लेकर स्टॉक स्पेसिफिक, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। पहले निफ्टी चलता है, फिर बैंक निफ्टी या निफ्टी, दो में से एक इंस्ट्रूमेंट चलेगा। फिर आप देखेंगे कि क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स चलते हैं। फिर आप देखेंगे वीक बट वेल नोन मिड कैप स्टॉक चलते हैं। फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स में वैल्यू आती है। फिर आता है फ्रॉथ। तो अभी उस स्टेज पे हम नहीं आए हैं, वो साइकिल पूरी होगी, ये एक कायदा है, उम्र है जी। मार्केट एक पैटर्न फॉलो करता है। तो आई थिंक दैट 15-20% दैट लास्ट हो रहा, जैसे हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं, द लास्ट हो रहा इन द स्मॉल इन द मिड कैप स्टॉक्स इज नॉट डन। ये जब होता है जब निफ्टी कंसोलिडेशन की स्टेज में आता है और जब आपको लिक्विडिटी को लेकर कॉन्फिडेंस आता है। अब सब एक प्रकार से कन्विंस्ड हो चुके हैं, देर आए दुरुस्त आए।
मैं पेंट कंपनीज के नतीजे देख रहा था, भले एशियन पेंट्स हो या फिर कंसाइन एरोलैक हो, वहाँ नतीजे अच्छे आए हैं। और इस सेक्टर में नतीजे अच्छे आए हैं जब हम बात कर रहे थे कि स्लो डाउन आ रहा है और बेस इफेक्ट की वजह से इन कंपनीज के अंदर जो है रूरल इकॉनमी बेस इफेक्ट की वजह से इनके अंदर ग्रोथ नहीं आएगी। 3 से 4% ग्रोथ अगर एशियन पेंट्स जैसी कंपनी देती है तो आपको सीधा पता लग रहा है कि जो कंजम्पशन की स्लो डाउन की हम बात कर रहे हैं वो यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, वो पॉकेट्स में है। देखिए कंजम्पशन इस समय जो स्लो डाउन हो रहा है यूनिवर्सली नहीं हो रहा है, कुछ पॉकेट्स में भी आपको हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। फिर इंडियन होटल्स, उस कंपनी को मैं एडमिट करूँगा काफ़ी क्लोजली ट्रैक करता हूँ। एनालिस्ट मीटिंग थी, उस एनालिस्ट मीटिंग में नया कुछ नहीं आया, तो मुझे नहीं लगता उस एनालिस्ट मीटिंग के बाद स्टॉक के अंदर कुछ बड़ा उछाल आना चाहिए। वो बिज़नेस अच्छा है, अच्छा रहेगा। बस कमाल की बात यह है कि मैं 2 दिन पहले देख रहा था एयरबीएनबी का स्टॉक 15% गिर गया। 2018 में एयरबीएनबी की जो मार्केट कैप थी वो मैरियट होटल से ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। सबको एसेट लाइट मॉडल में जाना था। उसके बाद किसी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करा, ये मेरी पर्सनल राय है। सबको लगा एसेट लाइट मॉडल इज़ द वे टू गो। उस समय उबर क्रिएट हो रही थी, उस समय एयरबीएनबी क्रिएट हो रहा था, इनोवेशन डिस्ट्रप्शन की हम बातें कर रहे थे, नए वर्ल्ड ऑर्डर की बातें कर रहे थे। किसी ने भी ग्लोबली होटल स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करा। मगर आज आप देखिए डिमांड आ रही है। होटल इज ऑल्सो कम्फर्ट एंड एन एक्सपीरियंस, इट इज़ नॉट गोइंग इन समबडीज हाउस एंड स्टेइंग देयर। एयरबीएनबी के अंदर जो डिक्लाइन आया है वह ट्रेडिशनल होटल स्टॉक्स के को बता रहा है कि किससे चक्र बदल चुका है। तो मैं थॉट एक सीट कर रहा हूँ कि एयरबीएनबी की मार्केट कैप एक ज़माने में 2018 में आप शायद देखेंगे गूगल करके मैरियट होटल से ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो निकुंज आपको होटल कंपनीज के बारे में बता भी रहे थे और साथ ही अपना मार्केट पे जो उनका अपना एनालिसिस है वो भी आपके सामने साझा कर रहे थे। एक शेयर और है जो मार्केट्स के अंदर अब अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहा है, मैं बोलूँगा ब्रेकआउट का कैंडिडेट भी है, HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर। संतोष एक बार आप इसको चेक करेंगे, ट्रेडिंग नहीं करनी, इन्वेस्टमेंट करनी है इस पर। HUL यहाँ से ही शुरू करें या फिर थोड़ा डिप की वेट करें? देखिए तो बहुत ही बुलिश हो रहा है, तो आप ऐसे ट्रेडिंग बेट तो ले ही सकते हो, इन्वेस्टमेंट बेट तो है ही बेस्ट। अगर ट्रेडिंग बेट भी लेते हो तो आपको अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्लासिकल डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है, स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो उम्मीद की जा रही है कि शायद ये फ्रेश 52 वीक हाई लगाते नजर आएगा जो करीबन 2725 के आसपास का है। तो यहाँ पर भी खरीदारी करते हो तो आपके लिए स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं आ रहा है, 2550 के आसपास का आ रहा है। ऊपर का जो टारगेट आ रहा है 2725 का इमीडिएट टारगेट है। थोड़ा सा लंबा रखते हो तो आपको शायद 2850 तक की भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। कल लास्ट आवर ट्रेड में मिड कैप इंजीनियरिंग स्टॉक्स में वापस से एक्शन आ गया था। लेके आइए डायरेक्टर साहब टीडी पावर। टीडी पावर 10% अच्छे वॉल्यूम के साथ भागा। जल्दी से मैं 2-4 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस। किर्लोस्कर ऑयल, किर्लोस्कर का पूरा ग्रुप इनफैक्ट भाग गया था, बट मैं टीडी पावर की अभी बात करना चाहूंगा। और राहुल आप चेक करें जल्दी से, जो ब्रेकआउट था क्या कल वॉल्यूम बेस्ड 190 पे आया। 1 महीने का ग्राफ दिखाई डायरेक्टर साहब जल्दी से बताइए राहुल। टीडी पावर बिल्कुल सही कहा आपने, 3 अलग अलग पैटर्न से ब्रेकआउट हुआ है एक्चुअली कल का मूवमेंट, और कल का मूवमेंट बहुत बुलिश है। तो जब भी एक स्टॉक ऑल टाइम हाई पे जाता है और एक ब्रेकआउट होकर ऑल टाइम हाई होता है तो उस पे बने रहना चाहिए। तो अभी भी स्टॉक है स्टीम, थोड़ा डिप भी होता है 186 185 के आसपास वी कैन एंटर लॉन्ग, अभी भी लॉन्ग एंटर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका होगा अराउंड 172। पूरे ऑयल लेके आइए आप, किर्लोस्कर ऑयल इंजन, किर्लोस्कर फेरिस, किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज और ब्रदर्स। ये 4-5 स्टॉक के अगर आप एक वीक का ग्राफ लेके आए तभी कैप्चर होगा। ये देखिए ब्रदर्स 22%, इसमें से कल ही 20% सर्किट लगा था। और लेके आइए आप ऑयल इंजन्स, किर्लोस्कर ऑयल इंजन, किर्लोस्कर फेरिस, ये सारे स्टॉक। संतोष इसमें आपको किर्लोस्कर सारे स्टॉक्स में आग लगी हुई है एक हफ्ते से, कल भी बड़ा मूव आया। आप बताइए किससे बेट करेंगे ब्रेकआउट लायक, और यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड किसमें शानदार नजर आता है? यस, किर्लोस्कर ब्रदर की बात करें तो कल ही 20% का सर्किट लगा चुका है और आज भी 7% के आसपास ऊपर खुल रहा है। तो मुझे थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड किर्लोस्कर फेरस में नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर एक तेजी के बाद फ्लैग फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहा है और यहाँ पर अगर तेजी पकड़ता है तो शायद हमको 500-550 तक की अपसाइड इजीली देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस भी फेवर में आपके 440 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में 500-550 के टारगेट के लिए इसको अप्रोच किया जा सकता है। और राइट, तो ये तो किर्लोस्कर स्टॉक्स पर बात हुई, लेकिन आज के 2 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स अब उसका रुख करते हैं। मार्कशी हम तक जुड़ी हैं आज की एक बड़ी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट लेकर,
और साथ ही शरद लेकर आए एक खास, एक बड़ी खबर। दोनों से आइए बात करते हैं। ममाक्षी और शरद हमारे से जुड़ा है। पहले ममाक्षी का रुख करते हैं। ममाक्षी बताएं, कौन से स्टॉक पर नजर रखनी होगी आज? जी बिल्कुल, आज का बिग बोल्ड ब्रोकरेज है नाइका के ऊपर। जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि फैशन स्केल अप आगे चलते हुआ थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। फास्टर जीएमवी स्केल अप हालांकि मार्जिन प्रोग्रेशन को स्लो कर सकता है। उनका इंटेंशन रहेगा कि बर्न रेट लो रखें और जीएमवी ग्रोथ को थोड़ा कैप कर लें। वैल्यूएशंस क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं करंट लेवल पर और ओवरऑल अगर हम देखें जेपी मॉर्गन ने कवरेज ज़रूर शुरू की है नाइका पर, मगर अंडरवेट की राय दी है टारगेट प्राइस 106 के साथ। नाइका पर ध्यान रखना होगा और जेपी मॉर्गन की यहाँ बोल्ड ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये अंडरवेट की राय है। वो कहते हैं कि 106 तक स्लिप कर सकता है। अब शरद से समझते हैं कि उनके पास कौन सा स्टॉक है और क्या खबर है। शरद बताएं। जी बिल्कुल, उग्रो कैपिटल जो है फोकस में रहने वाला है और यहाँ पे जो है दिल्ली स्ट्रीट के एस इन्वेस्टर डॉली खन्ना ने जो है बाइंग स्टार्ट की है ओवर द लास्ट फ्यू डेज और जो सेलर है वो है पीएजी फंड। अब देखा जाए तो उनका नाम जो है अगला शेयर होल्डिंग का जो फाइलिंग होगा पैटर्न का उसमें आ सकता है। और इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि आज एक मीटिंग होने वाली है सेज वन एडवाइजर्स से जो प्रमोटेड है समित वार्तक से और वैल्यू क्वेस्ट एडवाइजर से जो प्रमोटेड है रवि धर्मशाई से। इसके अलावा बोर्ड मीटिंग कंपनी करने वाली है फंड रेज के लिए मई 15 को। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑलरेडी पीएमएस और एचएनआईस के साथ ये जो मीटिंग्स है अंडरवे है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो बड़े डीआई दिग्गज इन्वेस्टर जैसे कि एसबीआई लाइफ, पीएनबी, मेटलाइफ भी इस लिस्ट में शामिल हैं। और स्टॉक अगर ट्रैक करें तो ऑलरेडी मार्च लो से स्टॉक 47% का रिटर्न्स दे चुका है शेयर होल्डर्स को। और एनालिस्ट कह रहे हैं कि कंपनी जो है एक मेजर बेनिफिशियरी हो सकती है ओएनडीसी नेटवर्क के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और ऑफ कोर्स याद रखिएगा कि जो ये कंपनी है एक लेंडिंग फिनटेक फर्म है और ऑलरेडी टीपीजी बैक्ड और प्रोफेशनली पी कंपनी मैनेज्ड कंपनी है। और इसके अलावा ऑलरेडी हाल ही में 340 करोड़ कंपनी ने रेज क्यूआईपी इशू द्वारा कर चुका है। दोनों ही स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं चार्ट्स पे। संतोष है हमारे साथ। संतोष, ये जो दो खबरें लेके आए, एक शरद और वामाक्षी, चार्ट्स देख के बताएं, यूग्रो कैपिटल और नाइका। संतोष? यस, दोनों को ही मैं ट्रैक कर रहा था। यूग्रो की बात करें तो इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी बुलिश हो रहा है। शायद ये स्टॉक यहाँ से काफी ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकता है। टेक्निकली इसमें लिस्टिंग के बाद कंसोलिडेशन देखने को मिला था और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आ रहा है, तो शायद ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है यहाँ से डबल होने का भी। एज ए इन्वेस्टर है तो शायद इसको आप पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। एज ए ट्रेडिंग बेट लेना चाहते हैं तो 225 का इमीडिएट टारगेट नजर आता है और उसके ऊपर निकलता है तो 240 का अगला टारगेट रहेगा। नीचे 195 का स्टॉप लॉस रहेगा। नाइका की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली डाउन ट्रेंड में और स्टॉक में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नजर नहीं आती है। जहाँ दूसरे स्टॉक लाइक पेटीएम और डिलीवरी जैसे स्टॉक्स में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, यहाँ बिल्कुल भी मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है, तो मेरे हिसाब से इसको अभी अवॉइड ही करना चाहिए। ठीक है, तो आज शुरुआत मार्केट की हो रही है थोड़ी कमजोरी के साथ। आपको पता ही है कि 18,300-400 वाली रेंज जो है थोड़ी टफ रेजिस्टेंस की रेंज है। एडवांस डिक्लाइन के साथ आप देखेंगे कि मार्केट में कितना दम लगता है। पिछले 3 दिनों से भले इंडाइसेस चल ना रहे हो, लेकिन एडवांस डिक्लाइन काफ़ी बेहतर आती हुई दिखी। बेल बजी है मार्केट की ओपनिंग की और आज आप रेशियो देख रहे हैं तो 1:2 की है। ये टिपिकली 1:3 के साथ चलती थी, यानी कि 1200 शेयर करीब हमको मिलते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। 43 सब पॉइंट के नुकसान के साथ इस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा है और ये 18,244 के आसपास निफ्टी की आज की ओपनिंग हुई है। अगर आप बैंक निफ्टी भी देख पा रहे हैं तो 106 पॉइंट का नुकसान यहाँ पर भी है। दोनों के लिए क्रिटिकल एरिया है, उसके लिए 43,500 और इसके लिए 18,350 से 400 की रेंज है। ये अगर मार्केट के पास पार नहीं होते तो फिर मुश्किल होगी। खैर, अब आप इम्पैक्ट देख पा रहे हैं आयशर मोटर के अंदर करीब 5% का शानदार नंबर है। उसके बाद से मजबूती के साथ आयशर मोटर आपको चलता हुआ दिख रहा है। कुछ और शेयर्स भी मैं आपके सामने रखता हूं जहां पे शुरुआती तेजी आएगी। एक बार जरा आप आईटी कंपनीज को भी दिखा सकते हैं, ऑटो कंपनीज को भी शुरुआत में दिखाइएगा स्पीड से। एम&एम, हीरो मोटरकॉर्प, मारुति, बजाज ऑटो, ये सभी आज आपको शुरुआती हल्की बढ़त के साथ खुलेंगे क्योंकि नैस्डैक का ब्रेकआउट है, इसलिए आईटी कंपनीज को भी आप वॉच कीजिएगा। अगर बैंकिंग काउंटर्स को थोड़ा रेस्ट लेना है तो फिर इंडेक्स मैनेजमेंट के लिए आईटी कंपनीज सामने निकल के आ सकती हैं। इसलिए इन आईटी कंपनीज में खासकर टीसीएस, इन्फोसिस, जिसकी आज हमको ओपनिंग ठीक लग रही थी, और इसके अलावा एचसीएल टेक और विप्रो, ये 4-5 कंपनीज हैं जिस पे आप शुरुआती ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं और कहाँ पे स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रही है। अगर आप
मजबूती वाले शेयर्स ही चेक करेंगे तो एफएमसीजी के प्लेस काफी स्ट्रांग है। ब्रिटानिया आप अपनी स्क्रीन पे लगा के रखिए, उसके अंदर एक तेजी हमको दिख रही है। इसके अलावा ओएनजीसी के अंदर अच्छी आज स्ट्रेंथ हमको शुरुआती देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स के आज आप नंबर हैं तो टाटा मोटर्स भी आज चल रहा है, बैक टू बैक अच्छा चला हुआ शेयर है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें आपको ताकत आती हुई दिखेगी। इसके अलावा जो शेयर्स चल रहे हैं उसमें अदानी एंटरप्राइजेस को भी नोटिस कीजिएगा, 1% ऊपर है। ओएनजीसी के साथ सिप्ला, यूपीएल सिप्ला के भी आज नंबर्स हैं और ब्रिटानिया, ये कुछ एक शेयर है जो शुरुआती आज तेजी दिखा रहे हैं। अब जरा कमजोर शेयर्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील, आज हमारे मेहमान कपिल ने शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन दी है, वो आ गया 696 पे, 690 उनका टारगेट है। डेविस लैब वापस से कमजोर है, सेकंड डे वीकनेस है इसके अंदर। टेक महिंद्रा, लार्सन एंड टूब्रो, एचडीएफसी जैसे शेयर्स भी आज लाल निशान में आपको देखने को मिल रहे हैं। कुल मिला के आज थोड़ी शांत से हल्की सी नेगेटिव शुरुआत देखने को मिल रही है। आज शुक्रवार का दिन है, हफ्ते भर की पोजीशंस भी सेटल होंगी। एडवांस डिक्लाइन पे ज्यादा ध्यान रखिएगा। प्रियंका, लाइन पे ध्यान रखें। मिड कैप में 6% का डेंट आपको जी एंटरटेनमेंट पे दिख रहा है। उसका एक रीजन है क्योंकि जो प्रपोज मर्जर की बात हो रही है जी और सोनी, वहां कोई रोड ब्लॉक आ सकता है, वो एक डेंट जरूर इस वक्त स्टॉक के प्राइस को कर रहा है। 6% नीचे आप जी एंटरटेनमेंट के स्टॉक को देख रहे हैं। इसके अलावा भी राहुल भी हमें इंडिकेट कर रहे थे कि दीपक नाइट्रेट पे शॉर्ट पोजीशन बनाया, 3% मिल रहा है राहुल ऑलरेडी, जिसने खुलते ही शॉर्ट किया हुआ 3% नीचे खुल रहा है। और इनफैक्ट दूसरे जो काउंटर्स है उसमें पीएफसी, एल्यूमिनियम, नाल्को जैसे काउंटर्स है जहां पर आपको दबाव दिख रहा है। बढ़ने वाले काउंटर्स में कौन से हैं? अभी कुछ देर पहले हमें सुमित बता के गए थे एमएससीआई चेंजेस, मैक्स हेल्थ केयर की बात की थी उन्होंने, 4.5% की मूव वहां है। सोना कॉमस्टार की बात हुई थी, 4% की मूव वहां है। और साथ ही कुछ आपको पीएसयू, मिड पीएसयू बैंक्स थोड़े से वापस आते हुए रिबाउंड्स दिख रहा है, इंडियन बैंक जैसे स्टॉक्स में दिख रहा है। आदित्य बिरला, ये टीसीएस के साथ की डील और उससे पहले भी इनफैक्ट टूट ही रहा था, वहां पर आपको एक रिबाउंड दिख रहा है, लगभग 1% की मूव वहां पर दिख रही है। और ऑटो पैक के कुछ दूसरे स्टॉक्स जो हैं उनमें टीवीएस मोटर जैसे स्टॉक्स में मूव है। सीमेंट्स बहुत स्ट्रांग दिख भी रहा है और उसमें डालमिया भारत में भी मिड कैप स्पेस में एटलीस्ट यहाँ पर आधे % की मूव आपको मिड कैप के कुछ ये स्पेशल काउंटर्स हैं। स्मॉल कैप को भी एक बार क्विकली देख लेते हैं कि वहाँ कैसा एक्शन है। स्मॉल कैप में भी मेजरली आपको मन्नापुरम फाइनेंस ठीक है, 2-3 दिन की रिबाउंड्स आई, उसके बाद अब वहाँ पर थोड़ी सॉफ्टनेस है 1.5% की। उसके अलावा दूसरे जो कुछ काउंटर्स हैं, इंटेलेक्ट डिज़ाइन नंबर्स आए थे यहाँ स्ट्रॉन्ग और उसके बाद 6% की तेज़ी यहाँ दिख रही है। और कुछ दूसरे स्टॉक्स में आपको कुछ केमिकल प्लेस और फार्मा नेम्स ज़रूर दिख रहे हैं। तो मिड कैप साउथ इंडियन बैंक करीब 1-1 करोड़ शेयर, 65 लाख शेयर्स के ब्लॉक डील होते हुए नजर आ रहे हैं। 8% ऊपर है स्टॉक, वापस 18 रुपए पे आ गया है जो 2 क्वार्टर पहले था। रिजल्ट्स बहुत शानदार आए हैं और हम मैनेजमेंट को भी लेके आएंगे। लेकिन इसके अलावा बाजार में एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके आइए। मिड कैप स्मॉल कैप काफी मजबूत है। निफ्टी 25 पॉइंट, बैंक निफ्टी 25 पॉइंट गेन में है, मतलब फ्लैट कह लीजिए, और निफ्टी 40 पॉइंट नीचे। डीआरएल को लेके आइए जिसमें हरे निशान के साथ शुरुआत हुई थी, कल काफी जोर से गिरा था, आपको याद होगा। ओके, 35 रुपए और कमजोर। एलएनटी भी लेके आइए डायरेक्टर साहब। एलएनटी में ट्रेड बनता है क्या? हमारे राहुल जी कह रहे थे कि दोनों ही स्टॉक के अंदर शायद एक मौका बन रहा है, लेकिन 25% और गवा दिए एलएनटी ने, 22 रुपए की तरफ जा रहा है। मामला गंभीर है यहाँ पे, बट बैंक निफ्टी खींच के लेके जा रहा है ऊपर। आइशर में बहुत शानदार 80 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन था, स्टॉक 6%। संतोष शाह बताइए, आइशर अभी भी यहाँ से लेना चाहिए? 36 रुपए का भाव हो गया इसका। यस, आइसर मोटर की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इसमें आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हालांकि एज ए ट्रेडिंग रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा बड़ा व्यू रखते हैं तो करंट लेवल पर भी खरीदारी कर सकते हैं। और या फिर किसी कोई डिप मिलता है आपको 3450 के आसपास तो वो एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि जो इसका पुराना हाई था, ऑल टाइम हाई करीबन 3880 के आसपास का, वो फिर से रिटेस्ट होते हुए नजर आएगा। ओके, हमारे साथ सीमेंस को भी चार्ट को लेके आइए। फ्लैट खुला है, अच्छा नंबर है, शायद ये दिन भर में चल सकता है, 1% ऊपर। राहुल जल्दी से बताइए, सीमेंस अभी लेना चाहिए? बिल्कुल, स्टार्टिंग शो के स्टार्टिंग में भी कहा था कि सीमेंस इंट्राडे शॉर्ट टर्म दोनों के लिए अच्छा लग रहा है, तो सीमेंस इंट्राडे भी ले सकते हैं। ऑलराइट, कपिल भी हमारे साथ। कपिल, आपने कुछ ट्रेड आइडेंटिफाई किए बाजार खुलने पे? जैसे हमने प्री मार्केट ओपन सेशन में हमने जेंसा टेक्नोलॉजीज के बारे में बात कर रहे थे,
तो ये स्टॉक अभी कुछ 6% से ऊपर में चल रहा है। तो ऑलमोस्ट जो 330 के जो लेवल थे वो अभी ही हमें देखने मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार है। तो इस स्टॉक को अभी तो मूव आ गया, लेकिन इसको होल्ड करना चाहिए। बाकी इस पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट में देख रहा हूँ तो मेरा ऑटो स्टॉक्स में 22 स्टॉक्स अंडर रडार है, वहां पे 82% ऑफ द स्टॉक्स आर ऑन द पॉजिटिव साइड। तो ऑटो स्टॉक्स में कुछ एक पॉजिटिव मोमेंटम है। आइशर मोटर्स काफी हद के बाहर चला गया है, लेकिन अभी हीरो मोटोकॉर्प या फिर बजाज ऑटो में हमें कुछ अपसाइड मोमेंटम देखने मिल रहा है। तो ऑटो स्टॉक्स का वो अभी का एक फ्लेवर है, तो वहां पे हम फोकस कर सकते हैं ऑन अ बाई साइड, बजाज ऑटो या फिर हीरो मोटोकॉर्प। ठीक है, ऑटो इंडेक्स इसको हम कई बार डिस्कस करते हैं और आप कह रहे हैं कि अब भी इसमें तेजी बनेगी बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स में, लेकिन डिविस लैब यहाँ पर 3% की गिरावट आ गई, कल भी 2-2.5% नीचे बंद हुआ। ये रब ऑफ डॉक्टर रेड्डीज का आ रहा है क्या? क्या और वीक हो सकता है डिविस लैब? संतोष आप बताएं। यस, डिविस लैब की बात करें तो इसका 3400 से 3450 के बीच में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। और नॉर्मली हम देखें तो पुराने जब भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं इसमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। एक्चुअली 10-12 तारीख के आसपास इसके एक्सपोर्ट डेटा आने वाले, अभी तक आए नहीं, शायद मार्केट उस चीज़ को लेके फेयर है। लेकिन मेरी नज़र रहेगी कि रिजल्ट के बाद शायद इसमें एक ब्रेकआउट आ सकता है। तो ये डिप मिल रहा है तो शायद खरीदारी का मौका होगा। 3100 के ऊपर जब तक बना हुआ है व्यू बुलिश रहेगा। तो एज ए पोजिशनल ट्रेडर है तो इस डिप को ऐसे खरीदारी के रूप में देखें, स्टॉप लॉस लगाइए 3100 का। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है या शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, आपने मिड मंथ में आता है और एक बार के लिए तो लास्ट मंथ में तो उस शिपमेंट डेटा पर ट्रेड हो भी चुका है, बड़ी मूव आ चुकी है, लेकिन इम्पैक्ट दिख रहा है डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स का यूएस से, क्योंकि बिजनेस इम्पैक्ट हुआ है वो, और यहाँ पर बाजार वॉच आउट करना चाहता है नंबर्स से पहले। लेकिन कुछ केमिकल प्लेज हम देख रहे थे कल, वहां पर भी मूव अच्छी थी, जीएनएफसी जैसे काउंटर्स में मूव अच्छी थी, और आज भी आपको वहाँ प्राइस गेन एक्शन दिख रहा है। राहुल, आपने दीपक नाइट्रेट को शॉर्ट किया था, पर्टिकुलरली उस स्पेस को ही देख रहे हैं या फिर केमिकल स्पेस में कहीं और भी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं? तो केमिकल्स में दीपक नाइट्राइट सबसे वीक लग रहा था, बट इवन इफ यू लुक एट, नहीं अभी तो फिलहाल दीपक नाइट्राइट इज द ओनली वन दैट इज लुकिंग वेरी वीक चार्ट पे अमंग द केमिकल। नो प्रॉब्लम, बट जीएनएफसी को खरीदेंगे यहाँ से 2 दिन से, इसमें भी अच्छी मूव है। जीएनएफसी को थोड़ा वेट करके खरीद सकते हैं। अगर एक बाय लेवल आप एंटर करना चाहते हैं, बस 1% दूर 618 पे एक बाय लेवल है। करंटली 623 प्राइस चल रहा है और आप नोटिस करेंगे आज जो है अपने शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो लॉन्ग बिल्कुल जा सकते हैं, बट 618 पे लॉन्ग जाइएगा और स्टॉप लॉस रखिएगा 595 का जीएनएफसी में। इनफैक्ट जी में एक बड़ी गिरावट के बाद थोड़ी रिकवरी आई है। डॉक्टर साहब जरा इंट्राडे दिखाइए जी में, जी एंटरटेनमेंट, ये जी हाँ देखिए 180 का लो बनाया और इस समय 183 के आसपास जा रहा है। खबर ये है कि कहीं कुछ डिलेज ना हो जाए इनके मर्जर में सोनी के साथ। एनीवेज, इस पर तो हमने ट्रेड डिस्कस किया। किर्लोस्कर ग्रुप हमने आपको सुबह बताया था, कल लास्ट आवर ट्रेड में बड़ी बाइंग हुई थी। आज किर्लोस्कर फेरिस आज भी 2% ऊपर है, संतोष ने अभी बताया था। फ्यूजन भी 2% ऊपर खुला है। एक बार दोबारा रिविजिट करेंगे इसको संतोष, फेरिस डेज हाई की तरफ जा रहा है। ये किर्लोस्कर फेरस की बात करें तो इसमें ये अब चला नहीं था ज़्यादा, अब चलने के लिए तैयार है और यहाँ पर एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। तो आज ही मुझे लगता है कि शायद 477 रुपीज़ तक के टारगेट आते नजर आएंगे और उसके ऊपर निकलता है तो शायद 500-525 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। आप अपना स्टॉप लॉस 450 रुपये पे मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, बाजार को आज लग रहा है सिर्फ रॉयल एनफील्ड पर राइड करना है या फिर जेएलआर पे राइड करना है। आइशर मोटर पूरे पहले 5 काउंटर्स आप देखे निफ्टी के तो उसमें ऑटो के काउंटर्स हैं और अभी कपिल हाईलाइट भी कर रहे थे। क्या ऑटो एंसिलरी में भी अच्छी स्ट्रांग मूव दिख रही है जो आप कपिल पिक कर रहे हो यहाँ से? जी, बेसिकली ऑटो एंसिलरीज का हम देखते हैं तो ज्यादातर ट्रैक्शन ऑटो एंसिलरी में भी है। पिछले कुछ दिनों से जो लीडिंग स्टॉक्स है वही परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ऑटो एंसिलरीज में मैं देखता हूं तो कहां ना कहां पे एक थोड़ा सा सुस्त मुझे लग रहा है कि एक्साइड इंडस्ट्री से जो एक ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट पे आ गए हैं वहां पे हैं। लेकिन अगर मैं दूसरा एक सेगमेंट देखता हूं ऑटो सेक्टर्स में तो एक टायर सेक्टर है। तो टायर सेक्टर में मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे स्टॉक्स के 6-6, 8-8 साल के फ्रेश ब्रेकआउट मुझे देखने मिल रहे हैं। तो टायर सेक्टर्स में मेरा एक फोकस रहेगा, जहां पे चुनिंदा नाम अगर मैं कहूँ तो जेके टायर्स का एक स्टॉक का प्राइस मोमेंटम है। तो ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से जरूर से हम इसको देख सकते हैं। ट्रेड पर्सपेक्टिव से भी इस स्टॉक का 190 की यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 210 के टारगेट रहेंगे। तो एंसिलरीज प्योरली नहीं, लेकिन वो टायर सेक्टर्स में तो बहुत अच्छी मोमेंटम मुझे यहाँ पे देखने मिल रही है। आशीष, ग्लेनमार्क आप देखते हैं क्या? ग्लेनमार्क में
एक अलग एक चाल दिखाई दे रही है, 400 वाला 500 होते हुए 600 की तरफ आ गया है। सारे अदर दूसरे फार्मा स्टॉक्स में प्रेशर, लेकिन ग्लेनमार्क डेज हाई की तरफ। आपकी नजर गई क्या उधर आशीष? ग्लेनमार्क मैं समझूंगा कि अभी काफी चल चुका है। अगर आपने फार्मा में अगर बाइंग करनी है तो मेरे मुताबिक डीवीज लैब जैसे आप कह रहे थे 28-2900 के रेंज में अगर दोबारा आता है तो बहुत अच्छा होगा। बट दूसरा, अगर अभी भी अगर जो ट्रेडिंग रेंज जो अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है फार्मा में, वो है सिप्ला, जो मेरे मुताबिक अगेन थोड़ा बहुत मूवमेंट नीचे से आया है बट अभी भी काफी अच्छे जोन में है जहाँ पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। हमने आपको सुबह टीडी पावर बताया था, कल के 9% के बाद फिर से 2% की तरफ। ये मिड टीयर इंजीनियरिंग स्टॉक्स में एक्शन हो रहा है, 2.5% डेज हाई। 200 क्रॉस करेगा क्या राहुल? एक बार रिविजिट करेंगे चार्ट्स। टीडी पावर की बात कर रहे हैं जी हाँ। चार्ट तो एकदम बेहतरीन सेटअप में है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ब्रेकआउट हुआ है, मल्टीपल ब्रेकआउट्स हुआ है। तो आज अगर एंटर करना चाहते हैं एक 188 पे एंटर कर सकते हैं इंट्राडे के लिए, बट उसके पहले वी वुडंट सजेस्ट गोइंग लॉन्ग। हेल्थ केयर में मैक्स हेल्थ रिजल्ट के पहले एक्टिव हो गया। मैक्स हेल्थ करीब 4-4.5% इस समय ऊपर नजर आ रहा है। इसके चार्ट्स विजिट करिए संतोष। मैक्स हेल्थ की बात करें तो यस, इसमें भी एक बुलिश मोमेंटम बना हुआ था, स्टॉक कंसोलिडेट किया और फिर से आज ब्रेकआउट दिखा रहा है। हालांकि ऑलरेडी 5% चल चुका, बट मुझे लगता है एक फ्रेश एक्सपेंशन फेज शुरू हुआ है। अब जो पुराना ब्रेकआउट लेवल था 480 के आसपास का, वो बेस का काम करेगा। तो 480 का क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस से आप इसमें बने रह सकते हो। ऊपर में 525-550 तक की अपसाइड देखी जा सकती है इस स्टॉक में। ठीक है, शुरुआती कारोबार के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा आज ऑटो का थोड़ा वापस से दबदबा देखने को मिल रहा है। क्या ऑटो एंसिलरी शेयर्स के अंदर भी वापस से मोमेंटम जग रहा है, ये एक बार और समझना होगा। एक और शेयर है मेरी लिस्ट में जो आज शुरुआत में थोड़ा मजबूत दिखा रहा है, वो है हीरो मोटोकॉर्प। हालांकि उतनी तेज़ी नहीं है। क्या ये बेस कंप्लीट हो रहा है इसका? एक बार संतोष आप ही चेक करेंगे। मेरे को कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है हीरो मोटोकॉर्प में, मेरे को सिर्फ ये रखना है कि हाँ मैं इस शेयर को लेके रख लूँ और 1-1.5 साल के अंदर पैसे आ जाएंगे। क्योंकि जब मैं बजाज और हीरो को कंपेयर करता हूँ ना तो बजाज आगे निकल चुका है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही बजाज को खरीदने की, इसलिए मैं हीरो मोटोकॉर्प देख रहा हूँ बार बार कि बेस अच्छा बन रहा है तो ले लो। यस, हीरो मोटोकॉर्प ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई है। ऊपर में हालांकि एक रेजिस्टेंस आएगा उसको 2650 के आसपास, जो इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो 2650 तक की तो अपसाइड देखने को मिल सकती है। बीच में निकुल जी ने हाईलाइट किया था कि अगर इसमें आगे जाके कोई पॉजिटिव सरप्राइज होता है तो इस स्टॉक में अपसाइड पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा, क्योंकि दूसरे स्टॉक ऑलरेडी चल चुके हैं। इसके परफॉर्मेंस की वजह से इसने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया। तो अगर यहाँ पे कुछ भी आने वाले समय में पॉजिटिव सरप्राइज आता है तो ये स्टॉक आगे जाके बड़ी तेजी दिखा सकता है। बट फॉर टाइमिंग 2650 के आसपास इसमें एक रेजिस्टेंस आ रहा है। एक और शेयर है रेल विकास निगम, आज फिर से 2.5% नीचे है। ये जो रेलवे काउंटर्स चले और बहुत स्पीड से चले, अब ये रुक जाएंगे या फिर ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिन्होंने पहली बार बस नहीं पकड़ी अब दूसरी बार पकड़ ले। रेल विकास निगम, एक बार आप इसको चेक करेंगे राहुल, आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है? बिल्कुल। रेल विकास निगम एक्चुअली एक बाई लेवल से थोड़ा दूर है। आज जो बुलिश मोमेंटम आप देख रहे हैं उस पे रीड करना मुनासिब नहीं होगा। 115-116 के आसपास ही वो बाई लेवल है जहां पे लॉन्ग इनिशिएट करना हम रेकमेंड करेंगे। स्टॉक थोड़ा ओवर एक्सटेंड हो गया था ऊपर की तरफ और फिर नेगेटिव डाइवर्जेंस बना के नीचे की तरफ आया है। वो नेगेटिव डाइवर्जेंस जो है 115-116 तक लेके जा सकता है स्टॉक को और वहां पे लॉन्ग इनिशिएट करना बेटर रहेगा। ठीक है, ऑल राइट। तो ये स्पेस तो खैर अच्छी खासी मूव के बाद अब इसमें लगातार आपको सेलिंग ही दिख रही है, लोग एग्जिट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं इन स्टॉक्स को। लेकिन इंडिगो का स्टॉक और ये भी एमएसआई इंक्लूजन में स्टॉक था, आज यहाँ पर भी लगभग अच्छा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। क्या बड़ी मूव पॉसिबल है इंडिगो के लिए संतोष? यस, इंडिगो की बात करें तो यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है ऊपर। हालांकि ये 2300 से 2350 के बीच में आता है तो एक सप्लाई जरूर आ जाती है, लेकिन मेरे हिसाब से इस बार शायद ये 2300 से 2350 का जो एरिया क्रॉस कर देगा। अगर वो क्रॉस करता है तो हमको 2500 तक की अपसाइड आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ से कोई डिप मिलता है 2180 से 2200 की रेंज में तो एक खरीदारी का मौका रहेगा। ठीक है, खरीदारी का मौका आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, डिप पर पाएंगे।
मेटल्स और सारे के सारे वहाँ तो दबाव बड़ा ही है। इनफैक्ट अब निफ्टी भी स्लिप हुआ है लगभग, बैंक निफ्टी भी अब 80 पॉइंट नीचे और बैंक निफ्टी भी अब 18,200 की तरफ वापस ड्रैग होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अच्छी मूव जो है उन सब में स्पेसेस में अब आपको कुछ नाम फार्मा के भी ऐड होते हुए दिख रहे हैं। सिप्ला यहाँ पर एक मूव है। कंजम्पशन नेम्स में आपको टाइटन जैसे स्टॉक्स दिख रहे हैं और कुछ बड़े बैंक्स में, एक्सिस बैंक जैसे बैंक्स में भी कुछ लास्ट आवर में खरीदारी है। एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और इनफैक्ट एसबीआई, ये तीनों के तीनों लार्ज कैप बैंक्स, क्या इनमें से कोई आपके रडार पर आएगा कपिल इस वक्त बाय के लिए? यस, बेसिकली बैंकिंग स्टॉक का हम देखते हैं यहाँ पे, तो एक्सिस बैंक का हमने काफी अच्छा स्ट्रक्चर देखा हुआ और वहां से हमें ब्रेकआउट होते हुए देखने मिला हुआ है। हालांकि मीन्स अभी मार्केट का भी स्लाइड साइडवेज नेगेटिव है, लेकिन अब एक्सिस बैंक पॉजिटिव में ही ट्रेड कर रहा है। तो एक्सिस बैंक का एक स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ था कि 860 के लेवल्स के यहाँ से रिजल्ट का जो वीकनेस आया था, उसके बाद में जो उसके हाई थे वो भी क्रॉस कर चुका हुआ है, और जो उसके पहले के हर्डल थे 880 के लेवल पे, तो कल के दिन में हमने उसका एक ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है। तो यहाँ से एक्सिस बैंक का मुझे एक पॉजिटिव मूव लग रहा है, और शॉर्ट टर्म के हिसाब से इसका नियर टर्म रेजिस्टेंस कुछ 930 के लेवल के यहाँ पे रहने चाहिए, तो यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है एक्सिस बैंक में। छोटे बैंक्स भी देखिए आप, अच्छे रिजल्ट्स के बाद साउथ इंडियन बैंक में आज ब्लॉक डील भी हुई 8% ऊपर, जेएनके बैंक के भी रिसेंटली अच्छे रिजल्ट आए थे। ये दो छोटे बैंक, संतोष जरा हमारे लिए चार्ट चेक करके बताएं, क्या ये री एंट्री, क्योंकि ये टॉप आउट हुए 56-58 पे फिर नीचे, क्या एक इसमें राउंड 2 शुरू हो सकता है दोनों में, संतोष? यस, जम्मू एंड कश्मीर बैंक की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुझे बेटर नजर आता है। स्टॉक में एक ब्रेकआउट आया था 52 रुपए के आसपास का, और स्टॉक 62 रुपए से करेक्ट हुआ, लेकिन फिर से ये 54 से 52 की रेंज में आ रहा है, तो एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट एरिया, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। आप यहाँ पर 52 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। हमको फिर से 62 से 64 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। साउथ इंडियन बैंक की भी बात करें तो इस स्टॉक में भी स्ट्रक्चर बुलिश ही है, हालांकि ये 18.50 से 19 रुपए के बीच में थोड़ा सा अटकता है, लेकिन अगर जैसे ही 19 का लेवल निकालेगा हमको 22 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। यहाँ अगर आप ट्रेड लेते हो तो 16 रुपए का एक अच्छा स्टॉप लॉस है, तो स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं। दोनों का स्ट्रक्चर बेटर लग रहा है, यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। पूरे सिरेमिक जो एरिया है, सेरा सिरेमिक को देखिए, कजारिया कल भी चल रहा था, आज भी हरे निशान में, ओरिएंट बेल को लेके आई है। ये देखिए सेरा 4% ऊपर है। कहीं ना कहीं सेंस आ रहा है कि सिरेमिक और टाइल कंपनियां बॉटम बना रही हैं। कपिल, आप चार्ट चेक करेंगे तीनों के, ओरिएंट बेल, कजारिया और सेरा, किसके बेहतर लगते हैं ट्रेडिंग के हिसाब से, किसके चार्ट में मजबूती दिख रही है? ओके, इनफैक्ट मैं इन सारे स्टॉक्स का कल ही एनालिसिस कर रहा था, और जहां पे मैंने एक सेरा का एक आइडेंटिफिकेशन रहा हुआ था, तो सेरा का एक स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है कि 6 से 7 साल का, अगेन इसका एक काफी टाइम पहले स्टॉक का जो 2015 से लेके 2020 तक, यानी 5 साल तक स्टॉक का कुछ भी मोमेंटम नहीं था, लेकिन पिछले कुछ 2021 में उसका एक अच्छा सा ऊपर में ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है। और शॉर्ट टर्म में भी हम देखते हैं तो डेली चार्ट में भी जो स्टॉक के पिछले कुछ टाइम से एक हर्डल लेवल था 6600 के अराउंड के, तो वो पिछले 3 से 4 दिन का एक मोमेंटम के हमें ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है। तो लॉन्ग टर्म चार्ट का एक सस्टेनेबल 5 साल का ब्रेकआउट, और डेली चार्ट का भी जो पिछले 1-2 महीने का जो कंसोलिडेशन है उसका ब्रेकआउट हम देख रहे हैं, तो फ्रॉम हाई टाइम फ्रेम टू लो टाइम फ्रेम एक पॉजिटिव मोमेंटम ही यहाँ पे देखने मिल रही है। तो ऑफकोर्स सेरा एक काफी अच्छा बेट बनेगा फ्रॉम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव एज वेल एंड फ्रॉम द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एज वेल। तो 70 के लेवल पे भी स्टॉक चल रहा है, तो यहाँ पे ऑन द मोमेंटम हम इस स्टॉक में ज्वाइन कर सकते हैं। निफ्टी इस समय सपोर्ट जोन की तरफ आ रहा है, खुलते ही बाजार 100 पॉइंट, करीब 90 पॉइंट निफ्टी दे दिया। लेके आई डेटा साहब, निफ्टी इंट्राडे आपको दिखाई देगा 18,200। लास्ट कुछ दिनों से ये जोन पे सपोर्ट लेके आज रिबाउंड करता है, लेकिन आज करेगा क्या? आज 18,195 का लो बना के इस समय ऊपर है। इनफैक्ट 43 ऑलमोस्ट 43,400 के आसपास जो बैंक निफ्टी, ये भी अपने सपोर्ट जोन पे ही है। 43,350 पे से रिबाउंड किया। आप देख, ये पूरा 10-15-20 मिनट इस समय बहुत ज़रूरी है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। अगर ये जोन्स टूटते हैं दोनों, 13,400 बैंक निफ्टी पे और 18,200 निफ्टी पे, तो वीकनेस बढ़ सकती है, क्योंकि लोग ट्रेडर्स अपने लॉन्ग ट्रेड स्क्वायर करेंगे, सारे स्टॉप लॉसेस लग जाएंगे। तो ये मार्क करके रखिए। राहुल, एक बार आप रिविजिट करेंगे ये पॉइंट सपोर्ट जोन्स का? पहले 15 मिनट में ही दोनों अपने सपोर्ट जोन पे आ गए एकदम से घट के, निफ्टी बैंक निफ्टी। तो निफ्टी का जो सपोर्ट जोन है बिटवीन 18,150 और 18,000 का है, तो जब भी ये रेंज में आएगा 18,150 और 18,000 के बीच में डेफिनेटली आपको एक बाउंस देखने को मिलेगा। दूसरा ये कारण है कि हाईएस्ट पुट राइटर्स भी आप नोटिस करेंगे 18,000 लेवल पे भी, चाहे आप वीकली एक्सपायरी पे लिए देखिए, चाहे आप मंथली एक्सपायरी के लिए देखिए, चाहे आप नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी के लिए भी देखेंगे,
तो हमारा जो बाय लेवल है 18,150 और 18,000 पे, तो 18,150 पे हम बाय करना चालू कर देंगे, जो अभी 50 पॉइंट्स दूर है यहाँ से। आज देख के शुरुआती डाटा को लग रहा है कि आज दिन का ट्रेड थोड़ा डल रहेगा, ये रेंज रहेगी। जैसे भी आपको राहुल बता ही रहे हैं कि ज़्यादा नीचे है नहीं, स्टॉप लॉसेस आसपास ही खड़े हुए हैं, सपोर्ट आसपास ही हैं और रेजिस्टेंस भी है। एक और पॉइंट, ये कहाँ से आइडिया लग रहा है, थोड़ा इंडिया विक्स अगर आप चेक करेंगे तो ये फ्लैट है, नहीं तो आपके पास तो ग्लोबल था, आज वीक आपका इंडिया विक्स तो कम से कम 4 पॉइंट होना चाहिए था ऊपर 4%, लेकिन नहीं है। ऑप्शंस के अंदर भी एग्रेशन सिर्फ शुरुआत का है, उसके बाद ये भी थोड़ा कम हो गया है। इस समय स्थिति थोड़ी नाजुक है। वायदा वाले शेयर्स का भी चार्ट देख पा रहे थे, 140 से ज़्यादा शेयर्स अभी कमज़ोर हैं, लेकिन ठीक है, फिर भी ऐसा कम से कम डैमेज जैसा कुछ बड़ा अभी दिख नहीं रहा। हाँ, एक प्रॉब्लम तो है कि हम बार बार अपने रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं रहे हैं, सपोर्ट पे आ रहे हैं, ये एक चिंता की बात तो खैर है। आगे बढ़ते हैं। अब 2 मैंने शेयर्स निकाले हैं। डेल्टा कॉप आज तेज़ी से ऊपर आ रहा है और एक दूसरा शेयर है आरती इंडस्ट्रीज़, ये शेयर कमज़ोर है और एक ब्रेक डाउन हो सकता है। कपिल, आपके पास एक तेज़ी का डेल्टा और दूसरा कमज़ोरी का आरती इंडस्ट्रीज़ है, पैसे किस में ज़्यादा बन सकते हैं वो वाला शेयर बता दीजिएगा। हमें मंदी में और तेज़ी में कोई गुरेज नहीं, हम दोनों कर सकते हैं। जी, ट्रेडर की यही एक खासियत होती है कि तेजी में मंदी में दोनों साइड में वो जोड़ सकते हैं। तो मार्केट का लेट्स से 80,200 के लेवल पे है, जब तक मार्केट 18,170 का लेवल होल्ड करता है तब तक मेरा एक व्यू पॉजिटिव में रहेगा। मैं वही स्टॉक प्रीफर करूंगा जहां पे कुछ एक पॉजिटिव मोमेंटम ब्रेकआउट देखने मिला हो, लेकिन 18,170 के नीचे जैसे मार्केट जाएगा तभी मेरा रुझान कुछ एक नेगेटिव स्टॉक के लिए जो अपने सपोर्ट लेवल ब्रीच करते हैं वहां पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा। इस पॉइंट पे मार्केट 18,200 पे लेवल पे चल रहा है, अभी भी पॉजिटिव जोन में मुझे देखने मिल रहा है। और जो आपने डेल्टा कॉप ने हाईलाइट किया हुआ है, तो डेल्टा कॉप का जो एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के इसने ऊपर मूव के ब्रीच कर लिया हुआ है और जो पिछले 3-4 दिनों से 214 के लेवल के यहाँ पे वो अटक रहा था, तो वहां पे हमें एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और भी इसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए और ऊपर में इंप्रूवमेंट में नेक्स्ट में इसके रेजिस्टेंस इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से 220 के यहाँ पे मुझे लगते हैं, लेकिन ये सारे पॉजिटिव व्यू तब तक ही वैलिड रहेंगे जब तक मार्केट 18,170 के ऊपर है। ठीक है आशीष सर, ये छोटी छोटी आईटी कंपनी जैसे इंटेलेक्ट डिज़ाइन, बी सॉफ्ट यानी कि बिरला सॉफ्ट, इन सब कंपनीज पे आप थोड़ा बुलिश हैं क्या? वो वजह उसकी साफ़ है। आज सुबह हमारे मेहमान जो हमारे साथ जुड़ रहे थे, कपिल जो भी बता भी रहे थे, वो कह रहे हैं नेस्डेक का ब्रेकआउट हुआ है। हमने चार्ट भी बनाया, उसमें है एक्चुअली में ब्रेकआउट है 12,300 का। तो आप थोड़ा बुलिश है आईटी कंपनीज को? मैं बड़ी आईटी कंपनीज की नहीं, बट छोटी आईटी कंपनीज की बात पूछ रहा हूँ। बिल्कुल बुलिश है मेरे मुताबिक। जैसे बिल्कुल ठीक है, बात है कि नैस्डैक का एक तरह से जो भी मेरे ख्याल डाउन साइड होना था वो हो चुका है और एक बहुत इंकरेजिंग साइन है कि इन्फ्लेशन पीक आउट हो रही है यूएस में। दैट वाज द मेन आई थिंक जो हेडविंड थी। और आईटी जैसे मैंने बताया कि लार्ज कैप तो है ही है, इवन द मिड कैप के जो वेल मैनेज्ड हैं, और इंटेलेक्ट डिजाइन डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा वेल मैनेज्ड कंपनी है विद लॉट ऑफ स्कोप फॉर कैपिटल क्रिएशन। तो मेरे को लगता है कि अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है और आप एक अच्छा स्टॉक लेके रखना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए, तो इंटेलेक्ट डिजाइन कैन बी अ वेरी वेरी गुड आइडिया। इवन बिरला सॉफ्ट इज गुड आइडिया एंड आई थिंक इसके अलावा आप परसिस्टेंट सिस्टम्स भी ट्रैक कर रखिए। मेरे मुताबिक उसका जो आगे फंडामेंटल ग्रोथ स्टोरी है वो बहुत ही इंटैक्ट है और बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो डेफिनेटली मिड कैप आईटी एक ऐसा स्पेस है। आई विल आल्सो इंक्लूड स्टॉक्स लाइक एप्पल इन दिस, कि इनके अगर ये 3-4 स्टॉक्स आप अगर लेके रखते हैं मेरे मुताबिक अगले 3-4 साल के लिए, तो बहुत अच्छा कैपिटल क्रिएट हो सकता है आपका। ओके चलिए, पूर्वी शाह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इससे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी दिखा दें, दोनों डेज लो की तरफ आ गए। दोनों एक हम ट्विन चार्ट में दिखाना चाहेंगे आपको। दोनों डेज लो की तरफ आ रहे हैं और सपोर्ट जोन्स की तरफ आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि वहाँ से बाइंग आ पाती है या नहीं। रेटे साहब, आप जो कह रहे थे स्पेशल चार्ट निफ्टी बैंक निफ्टी सेम ग्रुप पे दिखाइए। हाँ, ये हुई ना बात, सपोर्ट जोन से रिबाउंड आता है या नहीं, देखना ये होगा। कांटे की टक्कर है, एक तरफ एफआई फ्लोज मजबूत है, दूसरी तरफ डीआईएस प्रॉफिट बुकिंग में आ रहे हैं क्योंकि एसआईपी फ्लो थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है। लेकिन कमज़ोरी की बात करें तो एक खास पॉकेट है बाजार की जिसमें कमज़ोरी दिख रही है, वो है फार्मा स्पेस। 2 दिन ही कमज़ोरी है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये वही स्पेस है जिसमें अगर आप 3-4 हफ्ते की बात करें तो एक बड़ी रैली आई क्योंकि लोगों का रुचि वापस आ गई है फार्मा स्पेस में। अर्निंग्स कैसे रहे इस बार?
क्या ये एरिया वाकई 4-5 साल के बाद अब काबिल है इस बात के कि इसमें पोजीशन ली जाए, ये एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड बन गया है, या कंसर्न्स हट गई हैं या नहीं, अभी नहीं? पूर्वी शाह बताएंगी। पूर्वी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए सुबह सुबह। सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज से बात के बारे में बात करते हैं। इनफैक्ट लुपिन ने परसों आके कहा हमारे चैनल पे भी कि यूएस में हाई डबल डिजिट ग्रोथ होने वाली है, मार्जिन हमारे इंप्रूव होंगे, हम कॉस्ट कटिंग मेजर्स पे काम कर रहे हैं। तो गुड मार्जिन इंप्रूवमेंट की बात, यूएस में डबल डिजिट ग्रोथ की बात, और लुपिन रिकवर भी किया बहुत अच्छा मल्टी ईयर अंडर परफॉर्मेंस के बाद। लेकिन डीआरएल ने उसके जस्ट ऑपोजिट। तो किसकी बात माने जाए, क्या फार्मा स्टॉक लिए जाए? आप सिर्फ लुपिन और डीआरएल के बारे में अगर राय दें और इन दो मैटर्स पे। गुड मॉर्निंग अजय जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो। लुपिन और डीआरएल, वैसे देखा जाए तो मैनेजमेंट कमेंट्री स्टॉक स्पेसिफिक के हिसाब से देखनी चाहिए, सबका पाइपलाइन अलग होता है। तो मे बी लुपिन फिलहाल अपने समझ पा रहे हैं कि दे आर इन अ बेटर पोजीशन, तो उनकी कमेंट्री थोड़ी बुलिश है। बट अगर हम पिछले 4-5 क्वार्टर्स के उनके नतीजे देखें तो उनकी डिलीवरी थोड़ी शॉर्ट है। सो एज ऑफ नाउ हमारा रिड्यूस रेटिंग है स्टॉक पे एंड टारगेट प्राइस इज 715। जहाँ तक डीआरएल की बात है, उनके पास पाइपलाइन अच्छा है, पर उनके प्रोडक्ट अप्रूवल्स जो है वो डिले हो रहे हैं कुछ हद तक। तो बिकॉज ऑफ दिस वो लोग बोल रहे हैं कि यूएस में उनकी थोड़ी ग्रोथ में दिक्कत हो सकती है, जो कि मैटर ऑफ फैक्ट हमें पता है कि जब भी आपके नए प्रोडक्ट लॉन्चेस डिले होते हैं तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बास्केट में ऑलरेडी एक प्राइसिंग प्रेशर रहता है, तो नए प्रोडक्ट्स आपको उसको मिटिगेट करने में हेल्प करते हैं, तो वो डिले होता है, तो ऑफ कोर्स ग्रोथ में थोड़ी दिक्कत होती है। और डॉक्टर रेड्डीज पे भी हमने उनको अभी फिलहाल रिजल्ट्स के बाद डाउनग्रेड किया हुआ है एंड हमारी रेटिंग रिड्यूस है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 4700। राइट पूर्वी, ये मैटर थोड़ा और समझना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज के जो नंबर्स में आया वो अब आप एक रब ऑफ आज डिविस लैब पे भी देख रहे हैं कि हालांकि कॉमन्स जो है सिप्ला के भी आज एक्सपेक्टेड है नंबर्स, और वहां से भी उम्मीद है कि शायद स्टेडी परफॉर्मेंस यूएस से देखने को मिलेगी। पर अब डिविस लैब को कैसे ट्रेड करा जाए या कैसे इस पे व्यू बनाया जाए? लास्ट मंथ के जो इनके यूएस के शिपमेंट के नंबर्स आए थे वहां तो अच्छी दिख रही थी, यूएस को एक्सपोर्ट नंबर सुधरे हैं, लेकिन अभी ये रब ऑफ दिख रहा है। डिविस लैब पर क्या व्यू बन रहा है? डिवीज में भी अगर हम देखें तो हमारा एज ऑफ नाउ सेल रेटिंग ही है, बिकॉज ऑफ हमें लग रहा है कि वैल्यूएशन अभी भी एक्सपेंसिव है। एंड जो स्टोरी उन्होंने बताई है कि FY24 में ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है, 25 में वी आर एक्सपेक्टिंग सम बेटर ग्रोथ, सो दिस ऑल इज प्राइस्ड इन। अभी ट्रेड कैसे किया जाए इसमें, तो एक्सपोर्ट्स नंबर अगर आप देखें तो यूएस में अगर आप देखें ना तो ओरल सॉलिड्स में इश्यूज नहीं है, वहाँ पे सारे प्रोडक्ट अप्रूवल्स भी जल्दी आ रहे हैं। जो दिक्कत हो रही है वो है इंजेक्टेबल स्पेस पे, तो वहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन है अप्रूवल्स में। सो हमें लगता है कि सिप्ला जो कि आज नंबर्स देने वाला है और जो हमारा एक टॉपिक भी रहा है स्पेस पे, एंड टारगेट प्राइस हमारा 1135 है, नंबर्स भी आज काफी अच्छे एक्सपेक्टेड है। बट जो की ट्रिगर होगा या की कमेंट होगा जो हम ट्रैक करना चाहेंगे कि वो अपडेट होगा जो यूएस एफडीए का साइट पीथमपुर है, जहाँ पे यूएस एफडीए ने उनको 483 दिया हुआ है, तो वो कैसे रिजॉल्व होगा, वो दैट विल बी समथिंग विच विल गिव अ डायरेक्शन टू द स्टॉक। एंड उनका कॉन कॉल आज 4:30 बजे है, तो हमें एक्सपेक्टेशन है कि ज्यादातर जो भी होगा वो मंडे उस स्टॉक प्राइस में देखेगा। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, शुक्रिया। ऑल राइट, अभी आप डिविस के बारे में बता रहे थे ना पूर्वी, तो एक शेयर और है मेरे पास। डिविस जिस तरह से गिर रहा है ना, उस तरह से उसका एक कॉन्टेरियन प्ले में आपके सामने रखता हूँ, है न्यूलैंड लैब। अगर डायरेक्टर साहब आप 1 साल का डिविस और 1 साल का न्यूलैंड आप ब्रैकेट डालेंगे तो आपको साफ पता लगेगा ऐसा क्या हो रहा है न्यूलैंड लैब के अंदर कि ये शेयर चल रहा है और डिविस टूट रहा है। 1 साल का डालना दोनों में। डिम्पी जी, न्यूलैंड हम ट्रैक नहीं करते तो मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती हूँ। बट जहाँ तक डिवीज और डिवीज का बात है, वो एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है सीडीएमओ स्पेस में, एंड इट्स सीडीएमओ मतलब डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग भी अगर आप देखते हो तो उनका काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू दी अदर प्लेयर्स। तो आई वुड
rather stick to DV, saying कि थोड़ा पेन पॉइंट्स नियर टाइम के लिए है, बट ओवरऑल आई थिंक नंबर्स और कमेंट्री के बाद ही हम ज्यादा बता सकते हैं इसमें क्या करना चाहिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत हेल्पफुल है पूर्वी आपके व्यूज़, इन्वेस्टमेंट व्यूज़, ट्रेडिंग व्यूज़ नहीं, क्योंकि आप लंबी अवधि में बताते हैं, लेकिन हम ट्रेडिंग व्यूज़ अपने पैनलिस्ट से ले लेंगे, तो आप इसकी चिंता ना करें। हमारे व्यूअर्स को पूरा 360 डिग्री व्यू मिल जाएगा कि काम करे या नहीं, कौन से स्टॉक में और क्या होराइजन लेके। लेकिन बाजार 100 पॉइंट नीचे है। हम आपको 2-3 दिन से बता रहे हैं कि बाजार थोड़ा अपर एंड ऑफ द रेंज पे है, रेजिस्टेंस आ रही है, यस फ्लोज का सपोर्ट है, लेकिन या तो मुनाफा वसूल करते चले या ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस लगाते चले। अब देखना है ये सपोर्ट जोन में खरीदना होता है या नहीं। तो गैप अप्स नहीं खरीदे जाते हैं, गैप अप्स मुनाफा वसूल करने के लिए यूज किए जाते हैं या होल्ड के लिए। गैप डाउन्स और पुल बैक्स में एंट्रियां बढ़ाई जाती हैं। अब वो वैसा मौका आ रहा है, देखते हैं बाजार क्या करता है। मैं आपको बता रहा हूं सुबह से कि मिड टियर इंजीनियरिंग कंपनीज में जबरदस्त बाइंग आ रही है। एलिकॉन इंजीनियरिंग 7%, टीडी पावर कल 10%, और अभी हमने आपको सुबह 1-2% बताया था, 7% वो भी हो गया टीडी पावर। एलिकॉन इंजीनियरिंग को जरा देखिए, बड़े दिनों बाद ये रडार पे आया। ये देखिए टीडी डेज हाई की तरफ, आपको हमने करीब 195 के आसपास आज सुबह इससे बात की थी। संतोष, दोबारा रिविजिट करिए जरा चार्ट्स, और इसमें एलिकॉन का भी बता दीजिए। ये कल नहीं चला था उतना, आज लेना चाहिए। यस, पहले टीडी पावर की बात करें तो इसमें तो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम बना हुआ ही है, और स्टॉक में एक अपस्ट्रोपिंग चैनल फॉर्मेशन का अपसाइड में ब्रेकआउट आया, तो ये इंडिकेट करता है कि शायद स्टॉक में और तेजी बन सकती है, 225 तक जा सकता है। आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले और स्टॉक को होल्ड करिए। अब जो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग आ रहा है वो 195 का आ रहा है। एलिकॉन इंजीनियरिंग की बात करें तो एलिकॉन इंजीनियरिंग में भी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। स्टॉक ये अब ब्रेकआउट, फ्रेश ब्रेकआउट आज के सेशन में दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि आज इसमें मोमेंटम शुरू हुआ है, तो ये नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू रह सकता है। तो एज इंट्राडे की बजाय इसको स्विंग ट्रेड आप ले सकते हैं। नीचे आप 460 का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में 525 रुपए तक के टारगेट आपको आसानी से देखने को मिल सकते हैं। ओके, जरा पॉलीकैब के राहुल चार्ट देखिए, बताइए। चला हुआ स्टॉक है, मोमेंटम अच्छा है, मैं कहूंगा आज रिजल्ट्स भी हैं। क्या जोन्स हैं री एंट्री के लिए? पॉलीकैब ये देखिए डेज हाई की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, रिजल्ट के पहले बिल्डअप हो रहा है। राहुल, तो अगर पॉलीकैब अभी 20 डे ईएमए को टच करके, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसको टच करके ऊपर की तरफ जा रहा है। आज पॉजिटिव है, बट अगर आपको एक इंट्राडे प्ले लेना है, देयर आर बेटर स्टॉक्स लाइक जैसे मैंने सीमेंस सजेस्ट किया था। शॉर्ट टर्म का नजरिया देखेंगे तो बिल्कुल पॉलीकैब होल्ड कर सकते हैं। हायर हाई हायर लोज बना रहा है, एकदम फेवरेबल स्ट्रक्चर्ड पैटर्न है, ओवरबॉट नहीं है अभी भी इंडिकेटर्स पे, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो लॉन्ग की तरफ देख ही सकते हैं। राइट, एक और बहुत इंटरेस्टिंग डेटा हम तक सौमीत लेकर आए हैं। वो ये बता रहे हैं हमें कि अप्रैल में कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर फंड्स की बाइंग हुई है और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां फंड ने एग्जिट किया है। आइए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सारी लिस्ट है उनके पास। सौमीत से समझते हैं। सौमीत बताएं। ओके, अभी सौमीत जुड़ेंगे हमसे, लेकिन उस बीच कुछ दूसरे स्टॉक्स बात कर लेते हैं, और उसमें बात कर लेते हैं हम दूसरे स्टॉक्स में। आप किर्लोस्कर ब्रदर्स की बात कर रहे थे, एलिकॉन इंजीनियरिंग भी आपने टच बेस किया, एचपीएल पावर में भी आज अच्छी मूव है कैपिटल गुड स्पेस में। यहाँ पर राहुल क्या व्यू होगा एचपीएल पावर पे? कैमरा मेरा ऑन ही था, आई डोंट नो हाउ इट वेंट। राहुल, कैन यू हियर अस? एचपीएल पावर यस, आई कैन हियर यू। एचपी पावर, एचबीएल पावर पे, एचपीएल पावर। तो इसके पहले आप किर्लोस्कर ब्रदर्स, किर्लोस्कर फेरस की बात कर रहे थे, उसमें से किर्लोस्कर फेरस का चार्ट अच्छा लग रहा है, वांटेड टू कमेंट ऑन दैट। एचबीएल पावर का आप चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो अभी एक लोअर हाई हायर हाइज हायर लोज जो बना रहा था वो ब्रेक हो चुका है वो फॉर्मेशन, और अभी एक हाल ही में एक जो डिमांड जोन भी था वो भी वो टूट चुका है, 20 डे ईएमए के नीचे आ गया है, और करंट बाइंग लेवल जो है थोड़ा दूर में है। तो अभी इस स्टॉक को बॉटम फिश नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए, और जब तक कि 92-93 100 के नीचे 92-93 पे नहीं आ जाता है, अभी हम इसमें फिलहाल लॉन्ग नहीं इनिशिएट करेंगे। ठीक है, ये तो एचबीएल पावर पे बात हुई, लेकिन अब सौमीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। थोड़े से टेक्निकल ग्लिच था, वो जुड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब देखिए एमएससीआई पर कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स की बाइंग और सेलिंग है।
सौमित लेकर आए हम तक, उनसे समझते हैं। सौमित महीने में अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स ने करीब 5,300 करोड़ डिप्लॉय किए थे इंडियन सेकेंडरी मार्केट में, जो कि 18 मंथ लो का अमाउंट है, और अगर पिछले महीने से हम कंपेयर करें तो 74% लोअर है। अब सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल और ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी सेक्टर्स पे म्यूचुअल फंड्स ने अपनी एक्सपोजर बढ़ाई है, जबकि आईटी, टेलीकॉम और यूटिलिटीज जैसे सेक्टर पे उन्होंने अपनी एक्सपोजर कम की। और कैश लेवल भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बढ़ गया है म्यूचुअल फंड्स का, ऑन मंथ बेसिस 5.1% हो चुका है अप्रैल में, पहले ये नंबर करीब 4.8% के आसपास था। अब स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम देखें तो लार्ज कैप में जोमेटो एक ऐसा स्टॉक है जो म्यूचुअल फंड पिछले 2 महीने से लगातार ऐड कर रहे हैं, भले ही स्टॉक में करीब 22% का राइज देखने मिला था अप्रैल महीने में। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो वीकनेस हमें देखने मिली थी शेयर प्राइसेस में, इन्फोसिस, नायका और एनटीपीसी की अप्रैल महीने में, म्यूचुअल फंड्स ने एक अपॉर्चुनिटी देखी है यहाँ इन स्टॉक्स में और इन कंपनीज को उन्होंने ऐड किया है अप्रैल के महीने में। और गेंस जो थे एसबीआई, आईटीसी और ओएनजीसी को इस को अपॉर्चुनिटी बना के म्यूचुअल फंड ने एक्चुअली इन कंपनीज में अपने शेयर्स बेचे हैं अप्रैल के मंथ में। मिड कैप में अगर हम देखें तो सीजी कंज्यूमर ऐसा स्टॉक है जहां पे म्यूचुअल फंड्स ने और भी शेयर्स खरीदे हैं, और डिस्पाइट हमें 10% का जो गेन देखने को मिला था बीएचईएल, पीएनबी और जीएमआर एयरपोर्ट जैसे स्टॉक में, म्यूचुअल फंड्स ने फिर भी इन कंपनीज में और शेयर्स खरीदे हैं अप्रैल मंथ में। और आईआरएफसी ये स्टॉक था जिसमें करीब 19% के गेन्स थे अप्रैल के मंथ में, बट म्यूचुअल फंड्स ने इस स्टॉक पे अपने शेयर्स बेचे हैं अप्रैल मंथ में। इन सारे स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे आगे चल के, लेकिन अब हमारे साथ